ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 111 नया वर्गीकरण। घर लौटने पर जिया ने ग्रह होंगशान के नेताओं को इकट्ठा किया और उन्हें गैलेक्टिक गश्ती के साथ सफल व्यवस्था के बारे में बताया। एड्री, ब्रुक और अन्य स्वाभाविक रूप से उत्साहित थे, लेकिन उन्हें अभी भी कर्मियों की व्यवस्था पर सावधानीपूर्वक चर्चा करनी थी। विकास के इन 2 वर्षों के दौरान शुरुआत में पहुंचे उच्च स्तरीय योद्धाओं की युद्ध शक्ति का लगभग आधा हिस्सा 10,000 से अधिक हो गया है। मध्य स्तर के योद्धाओं के बीच उत्कृष्ट प्रतिभाओं के साथ अब हमारे पास होंगशान ग्रह पर कुल मिलाकर 121 सैयान हैं, जिनकी युद्ध शक्ति 10,000 से अधिक है। इसमें कई ऐसे लोग शामिल नहीं हैं जो 10,000 से सिर्फ एक कदम दूर हैं। पिछले 2 वर्षों में अपनी दौड़ की उपलब्धियों पर चर्चा करते समय आद्री और अन्य बेहद उत्साहित थे। ये लोग जिनकी युद्ध शक्ति पिछले 10,000 से टूट गई है, मुख्य रूप से उनके गार्डियन कोर के सदस्य थे। भले ही उन्हें अभी तक की खेती नहीं मिली है, लेकिन ग्रह होंगशान पर स्थापित गुरुत्वाकर्षण मशीन ने अभी भी उन्हें अपनी ताकत में तेजी से प्रगति करने की अनुमति दी है। नतीजतन ग्रह होंगशान अब एक ऐसी जगह बन गया है जहां मजबूत विशेषज्ञों की एक बड़ी एकाग्रता रहती है। यह एक ऐसी शक्ति थी जिसे कम करके नहीं आंका जा सकता है, यहां तक कि पूरे ब्रह्मांड के बीच भी। हालांकि इस समय उनकी चरम शक्ति की तुलना फ्रीजा, कूलर और किन कोल्ड कॉप्स से नहीं की जा सकती थी, फिर भी उनके पास शक्तिशाली लोगों की भारी संख्या है जो आकस्मिक रूप से एक दस्ते का गठन कर सकते हैं और एक क्षेत्र का नियंत्रण ले सकते हैं। जिया इस तथ्य से बहुत संतुष्ट था कि वह इस तरह के बल का नेता था। उसने स्वीकृति में सिर हिलाया और कहा, जैसे जैसे हमारे लोगों की ताकत में सुधार जारी है, निम्न स्तरीय योद्धा और उच्च स्तरीय योद्धा के हमारे पिछले वर्गीकरण भी अपना महत्व खोना शुरू कर देंगे। इस प्रकार आज से 10,000 से कम युद्ध शक्ति वाले सैयान को साधारण योद्धा कहा जाएगा और 10,000 से अधिक को एलीट वॉरियर्स कहा जाएगा। ये सुनकर उपस्थित सभी लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। निम्न स्तरीय योद्धा के वर्गीकरण का अब कोई और अर्थ नहीं था। तो ग्रह होंगशान पर 121 एलीट योद्धा हैं। उन लोगों के बारे में क्या जिनकी युद्ध शक्ति 100,000 से अधिक है? एलिस की खूबसूरत आंखें जिया को देख रही थीं। वर्तमान में ग्रह होंगशान पर जिया और शिलिंग केवल वही थे जो उस योग्यता को पूरा करते थे। जिया ने गर्व से अपनी छाती बाहर कर दी और कहा, स्वाभाविक रूप से हमें सुपर वॉरियर्स कहा जाएगा। अभी केवल वह और शिलिंग इस नाम के लिए उपयुक्त थे। मुस्कुराते हुए जिया ने सभी की ओर रुख किया और पूछा, आपको क्या लगता है कि हमें मिशन को निष्पादित करने के लिए किस प्रकार की टीमों का गठन करना चाहिए? जैसा कि हम प्लेनेट वेगेटा पर वापस आ गए थे, ब्रुक ने एक पल के लिए कहा और कहा। उन्होंने कहा, उस मिशन मॉडल का इस्तेमाल कई वर्षों से किया जा रहा था और इसे बारीकी से ट्यून किया गया है। इसे बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि हमें एक मिशन को स्वीकार करते समय दस्ते की ताकत पर विचार करना होगा। हम आंख मूंदकर उन्हें मिशन नहीं सौंप सकते। लिसे ने भी सिर हिलाया और कहा, इसके अलावा हमें विशेष युद्ध स्क्वाड्रन के सदस्यों को भी बाहर जाने और रक्त देखने की अनुमति देनी चाहिए। वे अभी भी छोटे और कमजोर हैं, इसलिए हमें गुप्त रूप से उनकी रक्षा करने के लिए गार्डियन कॉर्प्स भेजना चाहिए। उन्होंने कहा, सामान्य सैया बच्चों को भी सुरक्षा की जरूरत होती है जब वे मिशन को अंजाम दे रहे होते हैं। बेशक गार्डियन कोर के सदस्यों को मिशन के दौरान मदद करने की अनुमति नहीं है यदि उनकी आवश्यकता नहीं है। हर किसी ने अपनी राय दी, क्योंकि इन बच्चों की रक्षा करना एक महत्वपूर्ण मामला था। आखिरकार सैयन की संख्या इस समय बहुत दुर्लभ थी और वे किसी को भी खोने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। जिया, जो सुन रहा था, चुपचाप सहमति में सिर हिलाया। बस इतना ही। मैं फीदेया लोगों से गैलेक्टिक पेट्रोल से संपर्क करने और जल्द से जल्द मिशन प्रबंधन उपकरण स्थापित करने के लिए कहूंगा। जिया ने इस प्रकार अंतिम निर्णय लिया, प्रभावी रूप से बैठक समाप्त कर दी। बाद में जब उन्होंने बातचीत की तो जिया ने प्लेनेट यार्ड्रेट पर अपने लाभ के साथ साथ यात्रा के दौरान हुई घटनाओं के बारे में बात की। ये सुनकर हर किसी की अभिव्यक्ति पूरी तरह से अविश्वास की थी। पल्लाडी ने बलपूर्वक मेज को थपथपाया और जोर से चिल्लाया, तुम वास्तव में कुछ जिया हो। इस समय मुझे लगा कि तुम्हारी युद्ध शक्ति केवल 150,000 पर थी, लेकिन आप पहले ही 240,000 तक टूट चुके हैं। लेकिन इस बार आप बहुत जल्दी थे। कूलर हास्यास्पद रूप से शक्तिशाली है। आप वास्तव में भाग्यशाली हैं कि इस बार अपने जीवन से बच गए हैं। भविष्य में आप इतने भाग्यशाली नहीं हो सकते हैं। एलिस ने अपनी छाती को थपथपाया, चिंतित लग रहा था। कूलर का सामना करने के बाद उसने वास्तव में तुरंत भागने की कोशिश नहीं की। जिया वास्तव में इस बार बहुत अधिक आत्मविश्वास था। ब्रुक, जो इस पूरे समय चुप था, अचानक बोला, वास्तव में लड़ाई हमारी सफलताओं में हमारी सहायता कर सकती है, लेकिन इन्हें सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। आखिरकार हमारे पास केवल एक जीवन है। सभी की चिंतित अभिव्यक्ति को देखते हुए जिया समझ गया कि वह अति आत्मविश्वास और उतावला था। आश्वस्त रहें, भविष्य में मैं इस तरह के जोखिम नहीं उठाऊंगा जब तक कि मुझे अपने जीवन को बनाए रखने पर पूर्ण निश्चितता न हो। अब जब ये तय हो गया है, तो क्या आपने पहले नहीं कहा था कि हर सैया पाप से बुरी तरह से दागदार थी?
ऐसा लगता है कि हमें बाहर जाने और आकाशगंगा में शांति बनाए रखने के लिए समय निकालना होगा। ब्रुक ने कहा, किसने सोचा था कि हम सैया ब्रह्मांड के शांति रक्षक बन जाएंगे। उन्होंने कहा, ये हमारे लिए है। मैं एक के लिए मरने के बाद नरक में समाप्त नहीं होना चाहता। एलिस ने एक असहाय मुस्कान दी। पहले वह अच्छे और बुरे के महत्व से अवगत नहीं थी, अंडरवर्ल्ड के अस्तित्व के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अब जब वह जानती है तो वह स्वाभाविक रूप से मरने के बाद भी पीड़ित नहीं होना चाहती है। हालांकि वयस्क सैयों ने फ्रीजा के अधीन रहते हुए बहुत सारे बुरे कर्म जमा किए हैं, इसलिए उनके पापों को धोना आसान नहीं होगा। ... बाद में जिया ने फिदया लोगों की तलाश के लिए ग्रह मिशन को टेलीपोर्ट किया। वे एक महाद्वीप पर स्थित थे जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ था। शहर के केंद्र में एक विशाल सार्वजनिक चौक में एक चांदी भूरे रंग की इमारत आकाश के माध्यम से छेद गई, जबकि एक विशाल 100 मीटर लंबी मूर्ति सीधी खड़ी थी। जिया ने देखा और निष्कर्ष निकाला कि यह बिल्कुल वही स्थापत्य शैली थी जो ग्रह फिदया के पास थी। सर जिया, जल्द ही डुओकेला ने जिया को पाया और जल्दी से उसे सम्मानपूर्वक बधाई देते हुए दौड़ पड़ा। फिदया लोगों के ग्रह मिशन पर पहुंचने के बाद वे जल्दी से बसने में सक्षम थे और धीरे धीरे अपनी जाति की ताकत को बहाल करना शुरू कर दिया। इस प्रकार वे जिया के प्रति सम्मान से भरे हुए थे जिसने उन्हें बचाया था। डुओकेला की ईमानदारी को देखते हुए जिया मुस्कुराया और अपना हाथ हिलाया। डुओकेला, आपको इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक काम है जिसे मैं चाहता हूं कि आप करें। ये देखते हुए कि डुओकेला कैसे लगन से सुन रहा था, उसने जारी रखा, मैं गैलेक्टिक किंग के साथ एक समझौते पर पहुंच गया कि आज से सयान गैलेक्टिक पेट्रोल से मिशन प्राप्त करेंगे। इस वजह से मुझे एक मिशन प्रबंधन उपकरण बनाने की आवश्यकता है जो हमें अपने मुख्यालय से जोड़ सके। निश्चिंत रहिए सर, इसे मुझ पर छोड़ दीजिए। जब उन्होंने सुना कि सर जिया शक्तिशाली गैलेक्टिक राजा के संपर्क में आने में कामयाब रहे तो डुओकेला की आंखें उत्साह और प्रशंसा से भर गईं, क्योंकि उन्होंने पुष्टि में अपनी छाती को थपथपाया। अगर जिया को पता था कि वह क्या सोच रहा था तो वह अवाक होगा। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वह गैलेक्टिक किंग की छवि को शक्तिशाली शब्द से जोड़ सके। ठीक है, मैं इसे आप पर छोड़ दूंगा। जिया हंस पड़ी। फिदया लोगों के बारे में जिया उनका उपयोग करते समय सहज था। जैसा कि कहा जाता है, उन लोगों पर भरोसा करें जिनका आप उपयोग करते हैं और उन लोगों का उपयोग न करें जिन पर आप भरोसा नहीं करते हैं। मिशन पर फिदया लोगों को डुओकेला द्वारा प्रबंधित किया गया था, जबकि ग्रह होंगशान पर अन्य को एरोह द्वारा प्रबंधित किया गया था। इससे जिया के भरोसे का अंदाजा लगाया जा सकता था। यह इस विश्वास के कारण भी है कि फिदया अपने पूरे दिल से अपना काम कर रहे थे, इस बात से गहराई से डरते थे कि वे उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने में विफल रहेंगे। उसी दिन गैलेक्टिक पेट्रोल द्वारा सयान को नियोजित किए जाने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। हालांकि कई विवरणों पर अभी भी विशेष रूप से चर्चा करने की आवश्यकता थी। सयन इतने उत्साहित थे कि उन्होंने चारों ओर भागने और खबर फैलाने के लिए अपना प्रशिक्षण रोक दिया। अंत में हम फिर से मिशन करने के लिए बाहर जा सकते हैं। खबर सुनने के बाद उन्होंने तुरंत अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इस खुशखबरी को साझा करने के लिए मांगा। उन्हें बहुत लंबे समय तक दबाया गया था। 2 वर्षों के बाद उन्हें आखिरकार बाहर जाने की अनुमति दी गई और उन्हें छोड़ दिया गया। वे सभी बेहद उत्साहित थे। कुछ दिनों बाद मिशनों के बारे में विस्तृत नियम और विनियम जनता के लिए जारी किए गए थे। उन्हें देखने पर उन्हें पता चला कि यह ग्रह वेगेटा पर उनके पास वापस आने के समान था। अंतर केवल इतना था कि नए मिशनों को स्वीकार करते समय प्रतिबंध बहुत भारी थे, लेकिन यह उन्हें बिल्कुल परेशान नहीं करता था, क्योंकि वे अपने दोस्तों के साथ खाने पीने और जश्न मनाने के लिए बाहर जाते थे। होंगशान ग्रह एक हलचल भरे वातावरण से भरा था। इस समय प्लेनेट होंगशान के नेताओं ने सभी गार्डियन कॉर्प्स के सदस्यों को इकट्ठा किया और नए योद्धा वर्गीकरण प्रणाली की घोषणा की। इस नई प्रणाली में सैया को साधारण योद्धा, कुलीन योद्धा और सुपर योद्धा में विभाजित किया जाएगा। ये ध्यान में रखते हुए कि कुछ लोग भविष्य में संभावित रूप से सुपर सैयान बन सकते हैं, उनके पास सुपर वॉरियर के ऊपर एक सुपर सैयान वर्गीकरण भी था, जो कुल मिलाकर 4 स्तर थे। रैंकिंग प्रणाली, जो विशुद्ध रूप से अव्यक्त प्रतिभा पर आधारित थी, पूरी तरह से समाप्त कर दी गई थी, जबकि वर्गीकरण मानक के लिए युद्ध शक्ति का उपयोग किया गया था। आखिरकार सैया केवल भविष्य में अधिक से अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। इसे एक तरह की प्रगति भी माना जा सकता है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 112 ड्रैगन बॉलर्स को वापस करना। नई वर्गीकरण प्रणाली लागू होने के बाद लगभग सभी मध्य और उच्च स्तरीय योद्धाओं को तुरंत साधारण योद्धाओं में पदावनत कर दिया गया। एलीट योद्धाओं की संख्या बहुत विरल थी, केवल कई 100 के आसपास। एक बार फिर प्रशिक्षण क्षेत्रों के भीतर माहौल अपने चरम पर पहुंच गया था। हर जगह सैया प्रशिक्षण क्षेत्रों में जाने के लिए अपना सिर फोड़ रहे थे। बहुत सारे लोग थे जिनकी युद्ध शक्ति टूटने के कगार पर थी। ऐसे लोग जो एलीट योद्धा बनने से केवल एक कदम दूर थे। वे अपनी रैंक को बढ़ावा देने के लिए अंतिम स्प्रिंट में उस अंतर को पार करने का प्रयास कर रहे थे, साथ ही आने वाले मिशनों के लिए खुद को तैयार करना।
लोग स्वाभाविक रूप से सामाजिक प्राणी हैं और इस प्रकार झुंड जैसी मानसिकता बनाए रखते हैं। सैया अपवाद नहीं थे। एक उग्र प्रशिक्षण वातावरण में घिरे लगभग हर एक सैयन ने उत्साह से खुद को पागल प्रशिक्षण के मुकाबलों में डुबो दिया। मन की यह स्थिति और वातावरण तब तक जारी रहा जब तक कि यह कुछ महीनों के बाद धीरे धीरे ठंडा नहीं हो गया। उत्कट प्रशिक्षण के इन कुछ महीनों के दौरान एक सैयान को लगभग हर एक दिन सफलता मिलेगी। नतीजतन ग्रह होंगशान की समग्र ताकत आसमान छू गई। जब तक फिदेयास ग्रह पर गैलेक्टिक पेट्रोल के डेटाबेस को स्थापित करने में कामयाब रहे, तब तक एलीट योद्धाओं की संख्या चमत्कारिक रूप से 150 लोगों से अधिक हो गई। ये राजा वेगेटा के युग के दौरान मौजूद पावरहाउस की संख्या का 5 गुना था। हालांकि इसका परिणाम ये था कि 8000 और 10,000 के बिजली स्तर के बीच सैया का एक अजीब शून्य था। यह आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। आखिरकार सैयन के दूसरे समूह को, जिसे प्लेनेट होंगशान में स्थानांतरित कर दिया गया था, उसकी बहुत गहरी नींव थी। उचित प्रशिक्षण विधियों के साथ और गुरुत्वाकर्षण मशीन की सहायता के साथ उनकी युद्ध शक्ति में आसानी से सुधार हुआ। हालांकि अधिकांश सैयान के लिए, जिनकी लड़ाई की प्रारंभिक युद्ध शक्ति सीढ़ी के निचले छोर पर थी, वे उतनी तेजी से सुधार नहीं कर सके। हालांकि उन्होंने महत्वपूर्ण प्रगति की, लेकिन उन्हें प्रशिक्षण के शुरुआती चरणों के दौरान अपनी नींव बनाने का मौका कभी नहीं मिला। इस प्रकार उनकी सुधार गति उन लोगों की तुलना में धीमी थी जिनके पास एक मजबूत नींव थी। नतीजतन पूर्व उच्च स्तरीय योद्धा, जिनकी प्रारंभिक युद्ध शक्ति 8000 और 9000 के बीच थी, सभी एलीट योद्धा बन गए, जबकि कमजोर योद्धाओं को पदोन्नत नहीं किया गया। इससे न केवल 8000 और 10,000 के बीच अंतर दिखाई दिया, बल्कि कई योद्धा भी थे जो 5000 और 8000 के बीच ढेर में जमा हो रहे थे। पिछले 2 वर्षों और उससे अधिक समय में सैयान की उपलब्धियों के संबंध में जिया बहुत संतुष्ट थे। बस ऐसे ही समय दिन ब दिन बीतता गया। बीच बीच में कभी कभी महान लहरें उठती थीं, लेकिन आमतौर पर चीजें लोगों की उम्मीदों के अनुसार हुईं। गैलेक्टिक पेट्रोल के मुख्यालय से जिया के लौटने के 3 महीने बाद मुख्यालय से हजारों की संख्या में मिशनों की लंबी सूची अंततः प्लेनेट होंगशान के डेटाबेस में दिखाई दी। जिया के अनुरोध के अनुपालन में गैलेक्टिक पेट्रोल द्वारा जारी किए गए सभी मिशनों की जांच की गई थी, इसलिए सभी मिशन पूर्वी क्षेत्र के भीतर स्थित थे। बड़ी संख्या में मिशन थे, दसियों हजार के रूप में देखने से वे काफी समय से जमा हो रहे थे। बेशक प्लेनेट होंगशान द्वारा इन मिशनों को प्राप्त करने के बाद मिशन प्रबंधन के लिए जिम्मेदार अपने स्वयं के संगठन द्वारा एक माध्यमिक स्क्रीनिंग की जानी थी। इस तरह वे अपनी शक्ति के वर्तमान स्तर पर सैयन के लिए संभावित अनुपयुक्त या उच्च जोखिम मिशन को हटा सकते हैं। ये परम आवश्यकता थी। यद्यपि प्लेनेट होंगशान और गैलेक्टिक पेट्रोल एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे, जिया नहीं चाहता था कि उसके सैयान को एक सशस्त्र बल में कम कर दिया जाए जिसे गैलेक्टिक पेट्रोल द्वारा लापरवाही से इस्तेमाल किया जाएगा और आदेश दिया जाएगा। सहयोग दोनों पक्षों के लिए सही है और प्रत्येक को चुनने का अधिकार होना चाहिए। अपने दिल की गहराई में जिया ने गैलेक्टिक पेट्रोल के खिलाफ अपने गार्ड को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने आद्री और फिदेयास को एक समीक्षा समूह बनाने के लिए कई स्टाफ सदस्यों को चुनने के लिए कहा। उनका कार्य गैलेक्टिक पेट्रोल द्वारा भेजे गए मिशनों पर जाना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि वे दूसरों के उपकरण न बने। जैसा कि कहा जाता है, पहला कदम हमेशा मुश्किल होता है। नवस्थापित मिशन प्रशासन कार्यालय इतनी बड़ी संख्या में मिशनों से अभिभूत था, जिससे समीक्षा समूह के सदस्य थक गए। पूरे 1 महीने के बाद ही मिशन प्रशासन कार्यालय ने आधिकारिक तौर पर मिशन जारी करना शुरू कर दिया। स्वाभाविक रूप से मिशन स्क्रीनिंग कुछ ऐसा था जिसके बारे में केवल प्लेनेट होंगशान के नेताओं को चिंतित होने की आवश्यकता थी। अन्य सभी सैयों के लिए वे कम परवाह नहीं कर सकते थे। ये खबर मिलने के बाद कि मिशन प्रशासन कार्यालय ने मिशनों की घोषणा शुरू कर दी है, चिंतित सैया, जो लंबे समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, सभी तुरंत मिशन प्रशासन कार्यालय पहुंचे। उन्होंने अपनी पात्रता सत्यापित की, उनकी आवश्यकताओं की जांच की और जल्दी से अपने स्वयं के मिशन दस्ते की स्थापना की। उत्साहपूर्वक अपने मिशन को प्राप्त करने के बाद उन्होंने ब्रह्मांड में अपने अंतरिक्ष यान पर उड़ान भरी। एक पल के लिए हर सैयान संतुष्ट था कि उन्हें मिशन प्राप्त करने के लिए मिला और इसलिए ग्रह होंगशान अचानक उनके प्रस्थान के कारण शांत हो गया। हालांकि इस अवधि के दौरान जिया के पास इन मामलों पर ध्यान देने का समय नहीं था, क्योंकि वह पहले से ही पृथ्वी की यात्रा के लिए रवाना हो चुका था। 4 ड्रैगन गेंदें जो उन्होंने उधार ली थीं, उन्हें अभी भी वापस किया जाना था। नोवेल यूएसबी पृथ्वी। यह एक गर्म और धूप वाला दिन था। अंतहीन नीले सागर के ऊपर सीगल ने ओ ध्वनि जारी की, जबकि हल्की हवा चली। हवा नम और हल्की थी, जिसमें मछलियों की चमक थी। झिलमिलाती रोशनी की चमक में जिया एक तूफानी समुद्र के ऊपर दिखाई दिया, फिर विशाल समुद्र के साथ टहलता रहा और उसका सिलहूट अचानक गायब हो गया। बस आगे बढ़ना मेरा पहला उद्देश्य है, कामे हाउस। बर्फीली समुद्री हवा उसके चेहरे पर बह रही थी, क्योंकि वह अपनी दृष्टि की रेखा में दिखाई देने वाले काले बिंदु को देख रहा था। जिया की आंखें थोड़ी संकुचित हो गई थीं, क्योंकि वह आराम से समुद्र तट की सतह पर टहल रहा था, आगे की लंबी छलांग लगा रहा था।
उसका शरीर अचानक प्रकाश की किरण में बदल गया और वह जल्द ही दूर क्षितिज पर दिखाई दिया। कामे हाउस, नारियल के पेड़ के नीचे। मास्टर रोशी हमेशा की तरह समुद्र तट पर लापरवाही से लेटे हुए थे, सूरज की रोशनी में नहा रहे थे। उसका पतला और सूखा शरीर एक बूढ़े आदमी की तरह तड़प रहा था जिसने कब्र में एक पैर रखा था। जिया कहीं भी मास्टर रोशी में पृथ्वी के मार्शल आर्ट के भगवान के सुरुचिपूर्ण आचरण को नहीं देख सकता था। वह धूप में नहाने और सोने के अलावा कुछ नहीं करता है। मास्टर रोशी का जीवन वास्तव में इतने आराम से गुजर रहा है। मास्टर रोशी के लापरवाह तरीके को देखकर जिया उसके दिल में चुभ गया। मुख्य कहानी शुरू होने में अभी भी लगभग 10 साल बाकी थे और उस समय आप इस तरह के लापरवाह दिन नहीं बना पाएंगे। दुष्टता से चिल्लाते हुए जिया का शरीर कामे हाउस में चमक गया। यदि वह नहीं खोजना चाहता था तो मास्टर रोशी उसे कभी नहीं खोज पाएगा। कामे हाउस बड़ा नहीं था, इसलिए जिया ने आकस्मिक रूप से एक कमरा पाया, अपने आयामी स्थान से 3 सितारा गेंद निकाली और इसे एक कोने में फेंक दिया। मास्टर रोशी को ये समय पर मिलेगा या नहीं, जिया ने परवाह नहीं की। उन्होंने अपने हाथों से ताली बजाई और कामे हाउस छोड़ने के लिए मुड़ गए। ये कुछ हफ्तों बाद तक नहीं था कि मास्टर रोशी ने उस कोने में ड्रैगन बॉल को पड़ा हुआ पाया जब वह सफाई कर रहा था। ओह, यह मोती वास्तव में यहाँ था। नारंगी कांच की माला जो उन्होंने लगभग 3 साल तक खो दी थी, वास्तव में उनके कमरे में थी। बिना किसी संदेह के मास्टर रोशी ने खुशी से इसे एक रस्सी से बांध दिया और इसे एक बार फिर अपने गले में लटका दिया। ... कामे हाउस को छोड़कर जिया जल्दी से पहाड़ी के शीर्ष पर ऑक्सकिन के महल की तलाश करने के लिए फायर माउंटेन पर चला गया ताकि 7 सितारा गेंद को ऑक्सकिन के खजाने में वापस रखा जा सके। उन्होंने शुरू में रेगिस्तान में 7 सितारा गेंद पाए और हालांकि उन्हें नहीं पता था कि यह ड्रैगन बॉल मूल काम में ऑक्सकिन के खजाने में कैसे समाप्त हुई, उन्होंने बाद में किसी भी जटिलता से बचने के लिए इसे सीधे खजाने में फेंक दिया। इसके बाद 2 ड्रैगन गेंदें बची थीं। अपने हाथों में 4 सितारा गेंद और 2 सितारा गेंद को देखते हुए जिया ने पहले माउंट पाओजू की यात्रा करने का फैसला किया, जबकि आसानी से सोन गोकू से भी मुलाकात की। माउंट पाओजू पूरा पहाड़ पहाड़ों की एक विशाल श्रृंखला से घिरा हुआ था। घाटी में जाने वाली केवल एक लंबी लेकिन छोटी और संकीर्ण सड़क थी जो एक उत्तम और सुरम्य दृश्य को चित्रित करती थी। माउंट पाओजू से परिचित फिर से जाने के बाद उन्होंने जल्दी से सोनगोहन के एकांत निवास का पता लगाया। पहाड़ की तलहटी में एक बड़े पेड़ की छाया में एक ब्लूस्टोन ईंट और टाइल केबिन खड़ा था। दुर्भाग्य से दरवाजा बंद था, जिसका मतलब था कि बेटा गोहन घर पर नहीं था, शायद भोजन खरीदने के लिए बाहर था। अपने घर में अचानक एक सयान की उपस्थिति के साथ, जिसके पास इतनी बड़ी भूख थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना भोजन है, फिर भी खाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। जिया को अफसोस हुआ कि वह बेटे गोकू और बेटे गोहन को नहीं देख पाएगा और दूर से आने वाली आभा को महसूस करने से पहले वापस जाने की तैयारी कर रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, वह जानता था कि बेटा गोहन लौट आया है। निश्चित रूप से कुछ ही समय बाद उन्होंने पारंपरिक चीनी कपड़े पहने भूरे दाढ़ी वाले बेटे गोहन को एक लंबी पूंछ वाले बच्चे के साथ अपना रास्ता बनाते हुए देखा। है ना, क्या मैं आपसे पहले कहीं मिला हूँ? दरवाजे पर खड़े आदमी को देखकर बेटे गोहन ने उससे परिचित होने की भावना महसूस करते हुए पूछा। जिया हंसे और बेटे गोहन के बगल में बच्चे को देखा। ये सोन गोकू था, जिसने अपनी सयन यादों को खो दिया था क्योंकि वह घाटी में गिर गया था और उसके सिर पर चोट लगी थी। सिर हिलाते हुए उसने कहा, वरिष्ठ, क्या आप मुझे याद नहीं करते? ये केवल 3 साल पहले था जब मैंने आपसे ड्रैगन बॉल उधार ली थी। बोलते समय उन्होंने 4 सितारा गेंद निकाली और उसे सौंप दिया। बेटे गोहन ने अपना सिर थपथपाया और याद किया कि किसी ने वास्तव में 3 साल पहले उससे ड्रैगन बॉल उधार ली थी। उन्होंने इसे अपने दिमाग में रखने की जहमत नहीं उठाई। उन्होंने नहीं सोचा था कि दूसरा व्यक्ति अभी भी वापस आएगा और इसे वापस कर देगा। बेटे गोहन ने मुस्कुराते हुए ड्रैगन बॉल को लिया और कहा, आह, ये तुम हो। मुझे देखो, मैं स्पष्ट रूप से बूढ़ा हो रहा हूँ। मैं चीजों को याद नहीं कर सकता जैसा कि मैं पहले करता था। यदि आप इस मोती को चाहते हैं तो बस इसे रखें, आपको यहाँ वापस आने और इसे वापस करने की जरूरत नहीं थी। उसने चाबी ली और दरवाजा खोला। इसके बाद उन्होंने जिया को अंदर आने और बैठने के लिए आमंत्रित किया। चूंकि जिया व्यस्त नहीं था, इसलिए वह आसानी से सहमत हो गया। इस समय सोन गोकू उत्सुकता से भाग गया और आश्चर्य से भरे जिया के चारों ओर चक्कर लगाया। हालांकि जल्द ही उसके पेट ने गड़गड़ाहट शोर मचाया, इसलिए वह सोन गोहन की ओर मुड़ा और चिल्लाया, दादाजी, मैं खाना चाहता हूँ। बेटे गोकू की मासूम उपस्थिति ने जिया को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। उसने सोचा, वास्तव में पुत्र गोकू के लिए पृथ्वी पर जीवित रहना अच्छा था। यदि वह होंगशान ग्रह पर था तो वह कभी भी अपनी भविष्य की उपलब्धियों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकता है। गोकू, बस एक पल रुको, तुम जल्द ही खा पाओगे। बेटा गोहन मुस्कुराया और बेटे गोकू के सिर को थपथपाया। फिर वह जिया की ओर मुड़ा और कहा, ये बच्चा खाना चाहता है, मुझे उसके लिए कुछ खाना तैयार करने दो। अगले ही पल उसने अपनी छाती से एक बक्सा निकाल लिया।
बॉक्स के अंदर छोटे कैप्सूल की एक पंक्ति थी, जिसे उसने जमीन पर फेंक दिया। एक सफेद बादल फैल गया और अचानक कमरे का आधा हिस्सा भोजन से भर गया। हाय पोई कैप्सूल। जिया की आंखें चमक उठीं। उसका चेहरा समझ की एक झलक दिखा रहा था। होई पोई कैप्सूल का आविष्कार बुला के पिता डॉक्टर ब्रीफ ने किया था। वर्षों तक इस तकनीक को विकसित करने के बाद ये जल्दी से दुनिया भर में लोकप्रिय हो गया और सभी घरों के लिए और विशेष रूप से यात्रा के लिए एक आवश्यक वस्तु बन गया। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 113। फिर से कोरिन से मिलना। सच कहूं तो ब्रह्मांड में डॉक्टर ब्रीफ जैसे कई प्रतिभाशाली वैज्ञानिक नहीं मिल सकते हैं जो होई पोई कैप्सूल विकसित कर सकते हैं। उन्हें याद हो सकता है कि नामक गाथा में डॉक्टर ब्रीफ ने बहुत कम समय में अंतरिक्ष यान पर गुरुत्वाकर्षण मशीन स्थापित करते हुए सोन गोकू को बड़े ब्रह्मांड अंतरिक्ष यान को बदलने में मदद की थी। उनकी प्रतिभा का स्तर बस अविश्वसनीय था। कई दशकों तक एक द्वीप पर एकांत में रहते हुए टाइम मशीन पर शोध करने वाले डॉक्टर तोकुनोशिन ओमोरी भी बहुत उपयोगी प्रतिभा के धनी थे। हालांकि इन लोगों के अपने सपने हैं और जिया के लिए काम नहीं करेंगे। बेशक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह उनका उपयोग नहीं कर सकता है। जिया रणनीति को बदल सकता है और फीदया वैज्ञानिकों को बुला के पिता या डॉक्टर तोकुनोशिन ओमोरी के साथ संवाद करने दे सकता है। शायद कुछ अप्रत्याशित लाभ होंगे। इन विचलित करने वाले विचारों को अपने सिर के पीछे फेंकने के बाद उनकी दृष्टि फिर से कमरे में फैल गई और देखा कि सोन गोहन ने भोजन का एक हिस्सा खाने की मेज पर जमीन पर रख दिया। जल्द ही छोटी चौकोर मेज को भोजन की एक पहाड़ी के साथ ढेर कर दिया गया था। भोजन से भरी एक मेज और मांस की तेज गंध को अपने नथुनों पर हमला करते देखकर सोन गोकू की आंखें अचानक चमकने लगीं। सोन गोहन से अनुमति मिलने के बाद उसका शरीर भोजन पर टूट पड़ा और ऐसा महसूस करने लगा जैसे उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया हो। novelUSB.com। थोड़ी देर खाने के बाद उसने संदिग्ध रूप से अपना सिर उठाया। दादाजी, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? गोकू, तुम पहले खाना खा लो। बेटा गोकू बस मुस्कुराया और खाना जारी रखा। भोजन से भरी मेज एक गति से कम हो रही थी जो नग्न आंखों को दिखाई दे रही थी। दिल खोलकर हंसते हुए बेटे गोहन ने प्यार से उसकी ओर देखा और कहा, जब मैंने 1 साल पहले गोकू को एक पहाड़ से उठाया था तब भी उसका व्यक्तित्व बहुत हिंसक था। फिर वह गलती से चट्टान के तल पर गिर गया और उसके सिर से टकरा गया, इससे पहले कि उसका व्यक्तित्व अचानक हल्का हो गया। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि उसकी भूख इतनी बड़ी होगी। ऐसे बच्चे की परवरिश करना जो बहुत खा सकता है, सोन गोहन को बहुत तनाव में डाल दिया है। सयान की भूख जाहिर है बहुत बड़ी है। जिया अंदर से झुकी हुई है। इस बेटे गोकू की किस्मत खराब नहीं है। गैलेक्टिक पेट्रोल ने विशेष रूप से उसे मारने के लिए जैको को भेजा, लेकिन जैको के पृथ्वी पर आने के बाद कई कारणों से सोन गोकू का अंतरिक्ष यान चूक गया, जिससे सोन गोकू सौभाग्य से बच गया। जिया ने अपनी अभिव्यक्ति में कोई बदलाव किए बिना कहा, सरल व्यक्तित्व अच्छा है। मार्शल आर्ट में प्रशिक्षण लेने वाले लोग खुद को विचलित करने वाले विचारों से छुटकारा पा सकते हैं जो उनकी उपलब्धियों को उच्च बनाते हैं। बेटा गोकू सिर्फ इस शुद्ध और निर्दोष दिल के कारण बार बार अपने शरीर की सीमाओं को तोड़ने में सक्षम था। बेटे गोहन ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया और पूछा, क्या छोटा दोस्त भी एक मार्शल कलाकार है? बस किसी भी व्यवहारिक उपयोग के बिना कुछ दिखावटी कौशल जाना जाता है। जिया ने शांति से जवाब दिया। बेटे गोहन ने उसकी बातें सुनकर सिर हिलाया। पृथ्वी में प्राचीन काल से मार्शल आर्ट में प्रशिक्षण की समृद्ध संस्कृति थी। हालांकि अंत में बहुत से लोग कुछ भी हासिल करने में सक्षम नहीं थे। कई अलग अलग प्रकार के मार्शल आर्ट स्कूल गुजर गए थे। उन्होंने खुद मार्शल आर्टिस्ट मास्टर रोशी के संरक्षण में अध्ययन किया है, इसलिए वह केवल थोड़ा आश्चर्यचकित थे। अब जब सोन गोहन को 4 स्टार बॉल वापस कर दी गई है तो जिया अब उसे परेशान नहीं करेगा। जाते समय जिया ने बेटे गोकू के सिर को थपथपाया और कहा, गोकू, बाद में दादा से मार्शल आर्ट में ठीक से प्रशिक्षित करें और भविष्य में मार्शल कलाकार बनने में असफल न हों। ओह हो, काफी समझ में नहीं आया। बेटे गोकू ने अपना सिर वापस खींच लिया और भोलेपन से हंसने लगा। गोकू की पहचान बेहद महत्वपूर्ण है। बाद में उसे पूर्णिमा होने पर चंद्रमा को देखने न दें, अन्यथा कुछ बुरा होगा। दरवाजे पर चलते हुए जिया ने बेटे गोहन को चेतावनी दी ताकि उसे ड्रैगन बॉल उधार देने के लिए चुकाया जा सके। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। बेटा गोहन जिया की बातों को समझ नहीं पाया। हालांकि ये देखते हुए कि जिया के पास कोई बुरा इरादा नहीं है, उसने जवाब में अपना सिर हिलाया। ये जानते हुए कि दूसरे व्यक्ति को समझ में नहीं आया कि उसका क्या मतलब है, जिया ने परवाह नहीं की। उन्होंने खुद को याद दिलाया कि एक बार पहले से ही पर्याप्त था। उन्हें परवाह नहीं है कि बेटा गोहन बाद में आपदा से बच सकता है या नहीं। ऐसा कि वह इस बात की भी परवाह नहीं करता है कि क्या सोन गोकू के पास शानदार उपलब्धियां हो सकती हैं, जैसे उसने मूल काम में की थीं। आखिरकार एक व्यक्ति को अपने पैर के नीचे सड़क पर खुद से चलना पड़ता है। 1 सेकंड स्वर्ग में और 1 सेकंड नरक में। एक व्यक्ति जिसे सफल होना चाहिए, भले ही पर्यावरण कैसे बदलता है, हमेशा सफल होने की क्षमता होती है। यदि आप एक अलग वातावरण में सफल नहीं हो सकते हैं तो
इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि मूल रूप से सब कुछ सिर्फ एक संयोग और सौभाग्य था। बेशक, संयोग और सौभाग्य भी एक तरह की ताकत है। माउंट पाउजू छोड़ने के बाद जिया सीधे वेस्ट सिटी के लिए रवाना नहीं हुआ, बल्कि पास के शहर में चला गया। स्थानीय ठगों के हाथों से मुट्ठी भर स्थानीय मुद्रा लूटकर उसने समुद्री भोजन बाजार से विभिन्न प्रकार की ताजी मछलियां खरीदी। फिर पैकेजों को आयामी स्थान में डालते हुए जिया ने कोरिन की पवित्र भूमि की ओर रुख किया और चले गए। पवित्र भूमि कोरिन हरे भरे जंगल के एक विशाल विस्तार के केंद्र में एक प्राचीन और सरल विशाल खड़ा हाथीदांत टॉवर आकाश में उगता है। ये कोरिन टॉवर अविश्वसनीय दिखता है, चाहे मैं इसे कितनी बार भी देखूं। जिया ने बादलों और धुंध की परतों में डूबे पतले टॉवर को देखते हुए आह भरी। फिर उसका शरीर आकाश में भागते हुए तेज हो गया। एक मजबूत सदमे की लहर जल्दी से सफेद बादलों में गायब हो गई। जैसे जैसे उनका शरीर चढ़ता रहा, उनकी दृष्टि की रेखा में एक काला बिंदु दिखाई दिया। कोरिन टॉवर के शीर्ष पर गोलाकार इमारत उनकी आंखों के ठीक सामने थी। भागते हुए जिया का शरीर अचानक टॉवर के शीर्ष पर इमारत के समान ऊंचाई पर रुक गया। उसका शरीर शांति से चला गया और कोरिन टॉवर में कदम रखा। कोरिन टॉवर में कोरिन एक कुर्सी पर आराम से सो रहा था। जिया के आगमन के बारे में पता नहीं था। कोरिन के शरीर पर कई बार थपकी देने के बाद कोरिन अपने शरीर को घुमाकर जाग गया और अचानक देखा कि उसके सामने एक व्यक्ति प्रकट हुआ है। वह एक पल के लिए विचलित लग रहा था और तभी उसने अपनी आंखें खोली और प्रतिक्रिया व्यक्त की। ओह, क्या ये जिया नहीं है? आप पृथ्वी पर कब आए? लगभग 7 वर्षों के बाद कोरिन ने कभी भी जिया को फिर से देखने की उम्मीद नहीं की थी। पहली नजर में कोरिन को पता चला कि दूसरी पार्टी और भी अथाह हो गई थी। अपने फैसले से वह अपनी गहराई को थोड़ा सा भी नहीं बता पाए। हालांकि कई साल पहले बनी दोस्ती ने कोरिन को चिंता नहीं करने दी कि जिया पृथ्वी को धमकी देगा। हाँ, अमर कोरिन, आप नहीं जानते, लेकिन मैं 3 साल पहले एक बार पृथ्वी पर आया था। मैं बस तुम्हें खोजने नहीं आया था। इस बार मैं पृथ्वी पर आया हूँ, आपको देखने के अलावा उधार ली गई ड्रैगन गेंदों को वापस करने के लिए। जिया ने कहते हुए कोरिन की ओर देखा। क्या ये आप थे जिन्होंने 3 साल पहले सभी 7 ड्रैगन गेंदों को इकट्ठा किया था? कोरिन का मस्तिष्क मुड़ गया और तुरंत इसे उस दिन शेरॉन के उद्भव के दृश्य के साथ जोड़ दिया। उसने आश्चर्य से पूछा, हाँ, मैं ही था। जिया ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया। इस मामले को छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अपने बेट पर झुकते हुए कोरिन अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए चला गया और कहा, मैं सोच रहा था कि वह कौन था जो इतना शक्तिशाली था कि वे 7 ड्रैगन गेंदों को इकट्ठा कर सकते थे। आखिरकार इच्छा को आखिरी बार किए जाने के बाद से 100 साल से अधिक समय बीत चुका था। ओह, वैसे आप मुझे खोजने के लिए नहीं आए थे, बस आने और मुझे देखने के लिए, है ना? कोरिन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कोई आश्चर्य नहीं कि लोग कहते हैं कि भींगापन आंखें एक साधारण चरित्र नहीं है। यहाँ तक कि एक बिल्ली को भी कम नहीं आंका जा सकता है। जिया ने खांसते हुए कहा, वास्तव में मैं यहाँ सेंजू बीन्स की स्थिति को देखने के लिए आया हूँ। रुको, मैं इसे पहले ही कहूँगा, मेरे पास यहाँ ज्यादा सेंजू बीन्स नहीं है। जब उसने जिया को सेंजू बीन्स का उल्लेख करते सुना तो कोरिन, जो पहले से ही सेंजू बीन्स के महत्व को समझ चुका था, ने जल्दी से उसे रोक दिया। उन्होंने इन कुछ वर्षों में बड़ी मेहनत से विकास किया था और केवल कुछ सेंजू बीन्स का उत्पादन किया था। वह जिया को फिर से उन्हें दूर नहीं ले जा सकते। जिया को नहीं पता कि हंसना है या रोना है, क्योंकि उसने कहा, अमर कोरिन, मैं यहाँ आपसे मुझे सेंजू बीन्स देने के लिए कहने के लिए नहीं हूँ। मेरे पास अभी भी बहुत सारे सेंजू बीन्स बचे हैं जो आपने मुझे पिछली बार दिए थे। सेंजू बीन्स, इस चीज की उसे वास्तव में कमी नहीं है। उस समय उन्होंने कोरिन से प्राप्त 70,000 से अधिक सेंजू बीन्स को सावधानीपूर्वक संग्रहित किया था। शिलिंग, आद्री और अन्य लोगों ने जो कुछ ले लिए और प्रशिक्षण के दौरान इन कुछ वर्षों में थोड़ा बहुत उपभोग किया गया। उसके अलावा उनके आयामी स्थान में अभी भी 60,000 से अधिक फलियां संग्रहित थीं। हालांकि इस तरह की उपचार पवित्र चीज जो घायलों को ठीक कर सकती है और मरने वाले को बचा सकती है और महत्वपूर्ण समय में लोगों के जीवन की रक्षा कर सकती है, अगर उनके पास ये बहुत अधिक है तो इसे कौन नापसंद करेगा? हालांकि सेंजू बीन्स का उत्पादन हमेशा बहुत कम रहा है। यहाँ तक कि अगर कोरिन ने उनकी बात सुनी होती और उनकी खेती में वृद्धि की होती तो मुझे डर है कि इन कुछ वर्षों में वह ज्यादा सेंजू बीन्स की कटाई नहीं कर सकते थे। इसलिए जिया को कोरिन से अधिक सेंजू बीन्स प्राप्त करने की उम्मीद नहीं है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 114 तीसरी मंजिल। तो आप यहाँ कोरिन टॉवर में क्या कर रहे हैं? मुझे मत कहो कि तुम एक पुराने दोस्त को देखने आए हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप उस तरह के व्यक्ति हैं। कर्मचारियों को अपने हाथों में पकड़े हुए कोरिन 2 कदम आगे बढ़ा और जिया को जमकर घूरा। हर बार जब ये जिया उसे ढूंढता है तो उसका उद्देश्य शुद्ध नहीं लगता है। आप ऐसा नहीं कह सकते। वह शर्मिंदा होकर हंसा जैसे कि उसका कवर उड़ गया हो। जिया की अभिव्यक्ति कुछ कठोर थी क्योंकि उसने हवा में अपनी उंगली हिलाई थी और हवा में एक आयामी दरवाजा दिखाई दिया। इससे पहले कि बड़ी मात्रा में पैक किए गए ताज़ा समुद्री भोजन अंदर से नीचे गिर गए। तुरंत समुद्री भोजन की
मछली की गंध कोरिन टॉवर में व्याप्त थी। अमर कोरिन, देखो मैं तुम्हारे लिए ये सभी समुद्री भोजन उपहार के रूप में लाया हूँ। जिया ने समुद्री भोजन से भरी जमीन की ओर इशारा किया। कोरिन ने अपने कर्मचारियों को छोड़ दिया और उसके सामने मछली के समुद्री भोजन के करीब चला गया। उसकी नाक सूंघ रही थी क्योंकि वह बार बार प्रशंसा कर रहा था। हा, मैंने लंबे समय से ताजी मछली की गंध नहीं ली है। कोरिन ने सैकड़ों वर्षों से कोरिन टॉवर नहीं छोड़ा था और मछली के स्वाद को लगभग भूल गया था। इस समय जैसे ही उसने अचानक सभी प्रकार की बड़ी मछलियों को देखा, वह बेहद उत्साहित था। खांसी के साथ कोरिन ने गंभीर स्वर में कहा, खांसी, अच्छा, मैंने आपकी ईमानदारी देखी है। शायद ही कभी कोई ऐसे लोग हैं जो अभी भी इस बूढ़े आदमी के बारे में सोचते हैं। ठीक है, क्या अमर कोरिन मुझे सेंजू बीन्स के पौधे पर एक नज़र डाल सकता है? बेशक, मैं सेंजू बीन्स को दूर करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक नज़र डालना चाहता हूँ। कोरिन जिया पर एक नज़र डालता है, लेकिन वह पहले से ही जिया से इतनी सारी ताजी मछलियों को इकट्ठा कर चुका था, इसलिए वह बेकार नहीं हो सकता था। जैसा कि वे कहते हैं, यदि आप किसी से कुछ प्राप्त करते हैं तो आपको स्वाभाविक रूप से कुछ वापस देना होगा। तारांकन, वैसे भी सेंजू बीन्स का पौधा कुछ रहस्य नहीं था, इसलिए उसने सिर हिलाया। नोट, तारांकन, रात के खाने के बाद गणना आती है। मेरे साथ आओ। फिर कोरिन ने टॉवर के बाहर लटकते घुमावदार मार्ग से गुजरते हुए कोरिन टॉवर की दूसरी मंजिल की ओर जाते हुए रास्ता तय किया। जिया और कोरिन टॉवर की दूसरी मंजिल पर स्थित ओब्लेट स्फेरॉइड बिल्डिंग में आए। यह वह जगह है जहां कोरिन रहता है और मार्शल कलाकारों को प्रशिक्षित करता है, इसलिए पहली मंजिल की तुलना में यहाँ का क्षेत्र बड़ा था। एक पत्थर के ब्लॉक के केंद्र में एक उत्तम आकार का पानी का बर्तन रखा गया था। नोवेल USB.com, यह वह जगह है जहां कोरिन ने बेटे गोकू को मूल काम में प्रशिक्षित किया था। ये देखकर जिया ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। कोरिन टॉवर की दूसरी मंजिल पहली मंजिल की तुलना में काफी विशाल थी, लेकिन कोरिन टॉवर के ओब्लेट स्फेरॉइड आकार के आधार पर जिया का अनुमान है कि कोरिन टॉवर में अभी भी एक छिपी हुई तीसरी मंजिल होनी चाहिए। इस समय जिया ने एक कोने में 3 बड़े पानी के जार देखे। उन्होंने इन 3 पानी के जार को भी देखा था जब वह पहली बार कई साल पहले कोरिन टॉवर में आए थे। उनके विचार चारों ओर उड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। उन्हें याद आया कि कोरिन निचले क्षेत्रों का निरीक्षण करने के लिए पानी के जार का उपयोग करता है। क्या ये 3 हो सकता है? किंवदंती है कि उनका उपयोग अतीत, वर्तमान और भविष्य का निरीक्षण करने के लिए किया जा सकता है। 3 अलग अलग दृश्य। ये 3 पानी के जार क्या हैं? जिया ने पूछा। ओह, 2 बाएं और दाएं सिर्फ साधारण पीने के पानी से भरे हुए हैं, जबकि मैं निचले दायरे का निरीक्षण करने के लिए मध्य जार का उपयोग करता हूँ। कोरिन ने अपने हाथ से एक मछली को पकड़ते हुए अपनी मूंछों को थपथपाया। इसे 2 से 3 काटने में निगलते हुए उसने बिल्कुल भी परवाह किए बिना जवाब दिया। तो ये पता चला है कि उनके पास अतीत और भविष्य को देखने की क्षमता नहीं है। उसे सुनने के बाद जिया ने सिर हिलाया। वास्तव में भविष्य की भविष्यवाणी करना एक बहुत ही रहस्यमय बात है। इसे आसानी से कैसे प्रकट किया जा सकता है? अपनी सोच को शांत करते हुए जिया ने चमकती आंखों से कोरिन को देखा और उससे पूछा कि सेंजू बीन्स कहाँ लगाए गए थे। उस समय कोरिन का शरीर फुर्तीले ढंग से उछल और उसके हाथ में कर्मचारी टॉवर में एक गहरे सोने के पत्थर के खंभे से टकरा गए और फिर उसका शरीर पलट गया। उसके कर्मचारी छत को थोड़ा छू रहे थे। चिकनी छत पर अचानक एक 1 मीटर वर्गाकार मार्ग खुल गया। निश्चित रूप से वास्तव में अंदर कुछ रहस्य है। जिया की आंखें हल्की सी चमक के साथ चमक उठीं और फिर कोरिन के पीछे अविचलित हो गईं। मेरा अनुसरण करो, ऊपर सेंजू बीन्स लगाए गए हैं। कोरिन का मोटा शरीर कोरिन टॉवर की तीसरी मंजिल में प्रवेश किया और जिया ने तुरंत अगला पीछा किया और छिपी हुई तीसरी मंजिल में प्रवेश किया। प्रवेश करने पर जिया ने पाया कि तीसरी मंजिल उसकी कल्पना से कहीं अधिक विशाल थी। किसी तरह अपारदर्शी टॉवर की छत से उज्ज्वल धूप चमक रही थी। टॉवर की छत के केंद्र में एक पवित्र नीले पत्थर का शंकु नीचे लटका हुआ था, जबकि छोटी चमकदार और पारभासी तरल बूंदें ऊपर से नीचे गिर रही थीं। नीचे कांच के बर्तन में गिर रही थीं। कांच के बर्तन में अल्ट्रा डिवाइन वाटर होता है। अल्ट्रा डिवाइन वाटर को कंडेंसेट करना आसान नहीं है। 1 वर्ष में मैं केवल एक छोटे बर्तन के लायक प्राप्त कर सकता हूँ, इसलिए सेंजू बीन्स का उत्पादन कभी नहीं बढ़ा है। कोरिन ने समझाया। उस छोटे से बर्तन में अल्ट्रा दिव्य जल है। उसे सुनकर जिया कुछ हद तक उत्सुक होने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वह ये देखने के लिए आगे बढ़ा कि अल्ट्रा डिवाइन वाटर कैसा दिखता है। उन्होंने देखा कि अल्ट्रा डिवाइन वाटर एक बैंगनी धब्बे के साथ स्पष्ट और चमकदार था। सूंघते हुए वह समझ गया कि यह साधारण पीने के पानी से अलग नहीं है। हालांकि इस अल्ट्रा डिवाइन वाटर का उत्पादन कई वर्षों से देवताओं की को संघनित करके किया गया था और यह क्षमता को बाहर निकाल सकता है, लेकिन आम लोगों के लिए यह एक अत्यधिक विषाक्त पदार्थ था। सेंजू बीन्स को सिंचाई के लिए अल्ट्रा डिवाइन वाटर का उपयोग करके लगाया जाता है। कोई आश्चर्य नहीं, सेंजू बीन में ऐसे जादुई प्रभाव हैं। तो सेंजू बीन का रोपण भी एक ज्ञान है। अत्यधिक विषाक्त अल्ट्रा डिवाइन वाटर को उपचार चिकित्सा में बदलना वास्तव में एक आसान काम नहीं है।
सावधान रहें, यह अल्ट्रा डिवाइन वाटर अत्यधिक विषाक्त है, सामान्य लोग लापरवाही से इसे छू नहीं सकते हैं। कोरिन ने जिया की ओर देखा और प्यार से याद दिलाया। उसकी बात सुनकर जिया ने अल्ट्रा डिवाइन वाटर को उसके मूल स्थान पर वापस रखा और उस जगह की तलाश करने के लिए मुड़ गया जहां सेंजू बीन्स लगाए गए थे। हालांकि उन्होंने हर जगह चारों ओर देखा लेकिन सेंजू बीन्स का ठिकाना नहीं मिला। तो अमर कोरिन, आपके सेंजू बीन्स कहाँ लगाए गए हैं? मेरे साथ आओ। सेंजू बीन्स को ऐसी जगह पर लगाया जाता है जहां धूप सबसे प्रचुर मात्रा में होती है। कोरिन ने जवाब दिया और फिर एक स्क्रीन के पीछे चला गया जहां जिया ने जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा देखा जिसे हल किया गया था। यह आकार में केवल 1 या 2 वर्ग मीटर था और इसके चारों ओर कुछ फूलों के बर्तन रखे गए थे जिन पर सेंजू बीन्स उग रहे थे। सेंजू बीन्स बीनपोल फलियों के पौधे की तुलना में बहुत छोटा था। पन्ना हरी पत्तियों से कुछ ओस की बूंदें जुड़ी हुई थीं, जो धूप के नीचे जीवंत दिखती थीं, जो चमकदार हरे और ताज़ा चमक का उत्सर्जन करती थीं। शाखाओं पर खिलते बैंगनी फूल थे और कुछ ने पहले से ही फली बनाई है। हालांकि राशि बहुत कम थी। सेंजू बीन्स का उत्पादन वास्तव में बहुत कम है। अल्ट्रा डिवाइन वाटर से सिंचाई करने के अलावा मुझे उन्हें ताजे पानी से लगातार नम करने की आवश्यकता है। रोपण प्रक्रिया बहुत थकाऊ है। एक साल में आउटपुट केवल 100 है। जब भी वह 70,000 से अधिक सेंजू बीन्स के बारे में सोचता है जिसे जिया ले गया था, तो कोरिन अफसोस महसूस किए बिना नहीं रह सकता है। यह 800 से अधिक वर्षों का संचित भंडार था जिसे जिया ने एक बार में ले लिया था। इन हाल के कुछ वर्षों में वह केवल कुछ 100 सेंजू बीन्स की कटाई करने में सक्षम था। हालांकि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उन सभी को दे दिया था, इसलिए अब पछतावा करना बेकार था। कोरिन के स्वर में असहायता महसूस करते हुए जिया उज्ज्वल रूप से मुस्कुराया। उन्हें वास्तव में इतने सारे सेंजू बीन्स प्राप्त करने में एक बड़ा फायदा मिला था। हालांकि चूंकि वह पहले ही अपने हाथ में ये लाभ प्राप्त कर चुका था, इसलिए वह अभी भी इसे वापस कैसे दे सकता है? एक वर्ष में 100 से अधिक पहले से ही बहुत कुछ है। जब तक अमर कोरिन कुछ वर्षों तक बढ़ सकता है, उत्पादन जल्दी से जमा हो जाएगा। जिया ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ आराम किया। आपके लिए ये कहना आसान है, कोरिन ने खुशी से जवाब दिया। जिया ने एक मुस्कुराहट के साथ बात की। हाल ही में मानव दुनिया में होई पोई कैप्सूल नामक कुछ लोकप्रिय हो रहा है जिसका उपयोग भोजन को संरक्षित करने के लिए किया जा सकता है। अगली बार मैं आपके लिए कुछ लाऊंगा। ओह, मैंने भी उस बात के बारे में सुना है। बेहतर होगा कि अगली बार आने पर आप इसे मछली से भर दें। कोरिन की आंखें अचानक चमक उठीं और जल्दी से कहा। बोलना समाप्त करने के बाद उन्हें लगा कि उन्होंने अपने विशेषज्ञ का आचरण खो दिया है, इसलिए उन्होंने तुरंत अपना मुंह बंद कर दिया। भले ही यह कोरिन हो या कुछ और, जब तक यह एक बिल्ली है तब तक यह मछली खाना पसंद करेगा। जिया उसके दिल में गूंज रहा था। हालांकि उन्होंने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि कोरिन पहले से ही सैकड़ों वर्षों से कोरिन टॉवर के नीचे नहीं गया है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से मछली के लिए कोरिन की तड़प की कल्पना नहीं कर सकता है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 115। पहाड़ी गांव में छोटी लड़की जिया कोरिन को देखता है। उसके अनुरोध के बारे में उसने स्वाभाविक रूप से वादा किया था क्योंकि यह उसके लिए केवल एक मामूली मामला था। सेंजू बीन के पौधे को देखने के बाद जिया ने बड़े पैमाने पर सेंजू बीन्स लगाने के लिए और भी अधिक पाइन लगाए। आखिरकार ग्रह होंगशान पर कई सयान हैं और किसी भी समय सेंजू बीन्स की आवश्यकता हो सकती है। यदि सेंजू बीन्स लगाने की विधि को लोकप्रिय बनाया जा सकता है, तो ग्रह होंगशान भी बड़े पैमाने पर सेंजू बीन्स का उत्पादन कर सकता है। फिर वे सेंजू बीन्स को रणनीतिक रिजर्व के रूप में उपयोग कर सकते हैं या इनाम के रूप में भी अच्छा होगा, लेकिन आधार यह है कि सेंजू बीन्स का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है। यह एक मुश्किल समस्या है। कोरिन के सेंजू बीन्स को ऐसे उगाया जाता है जैसे कि यह एक छोटी कार्यशाला थी, सावधानीपूर्वक, और फिर भी उत्पादन में वृद्धि नहीं कर सकती है। मुख्य बिंदु अभी भी सेंजू बीन्स के बढ़ते पर्यावरण की समस्या है। अल्ट्रा डिवाइन वाटर अलौकिक शक्ति से संघनित होता है, जिसे मुझे डर है कि साधारण वैज्ञानिक और तकनीकी साधनों का उपयोग करके प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। अल्ट्रा डिवाइन वाटर के बिना सेंजू बीन्स उगाने के बारे में बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सोचकर जिया की भौहें तन गईं। ऐसा लगता है कि सेंजू बीन्स के बड़े पैमाने पर रोपण को एक लंबा रास्ता तय करना है और थोड़ी देर के लिए महसूस नहीं किया जाएगा। फिर जिया ने इन चिंताओं को अपने सिर के पीछे फेंक दिया और फिर से कोरिन का पीछा करते हुए दूसरी मंजिल पर वापस आ गया। कोरिन को ध्यान से सभी समुद्री भोजन को जमीन पर संग्रहित करने के बाद जिया ने फिर प्रशिक्षण के बारे में उससे बात की। जिया के वर्तमान कौशल पहले से ही कोरिन की कल्पना से अधिक हो गए हैं और उनकी मार्शल आर्ट अवधारणा ने सिद्धांतों का अपना सेट भी तैयार किया है। हालांकि एक प्रख्यात शिक्षक के रूप में जिया का मानना है कि कोरिन की कई सौ साल की अनुभवी अंतर्दृष्टि अद्वितीय होनी चाहिए। शायद कोरिन कुछ समस्याओं को देख सकता है जिन्हें उसने अनदेखा कर दिया था। ताए पर्वत तारांकन को बंद करने से पहले तथाकथित एक पत्ता, अक्सर कुछ विवरणों को अनदेखा करना आसान होता है जो एक सामान्य ज्ञान है। कभी कभी किसी को दूसरों की राय स्वीकार करने की आवश्यकता होती है।
नोट: तारांकन महत्वपूर्ण चीजों के बारे में किसी का दृष्टिकोण त्रिवाल से छाया हुआ है। कोरिन की व्यक्तिगत ताकत मजबूत नहीं हो सकती है, लेकिन ये ठीक इसलिए है क्योंकि वह कई वर्षों से अपनी नींव पर गहराई से कड़ी मेहनत कर रहा है। इसलिए संचित सैद्धांतिक ज्ञान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और जिया ने कोरिन की तलाश की थी। फिर, जैसा कि अपेक्षित था, कोरिन की छटाई के तहत जिया को कुछ चीजें मिली जिन्हें उन्होंने अनदेखा कर दिया था। फिर उन्होंने इन समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया और एक एक करके उन्हें ठीक किया, जिससे उनकी मार्शल आर्ट अधिक चिकनी और परिपूर्ण हो गई। कोरिन को अलविदा कहने के बाद जिया कोरिन टॉवर से कूद गया और वेस्ट सिटी की दिशा में उड़ गया। जिया की घटती पीठ को देखते हुए कोरिन टॉवर की बाड़ के पास खड़ा हो गया और संकुचित आंखों से विशाल स्पष्ट आकाश को देखा। जिया, यह आदमी समुद्र की तरह अधिक से अधिक अथाह हो रहा है। समुद्र में लहरों को छोड़कर इसकी सीमा बिल्कुल भी नहीं देखी जा सकती है। ... एक दूरदराज के गांव में एक पहाड़ के चारों ओर एक ऊबड़ खाबड़ पगडंडी ऊपर नीचे घूमती है। यह एक साधारण सा गांव है जो शहर की हलचल से बहुत दूर है। इस समय धमाकेदार आवाजों की एक श्रृंखला ने पहाड़ी गांव की शांति को तोड़ दिया। डाकुओं का एक समूह हर जगह चौड़ी तलवारें झूल रहा था, जल रहा था, लूट रहा था और लूटपाट कर रहा था। निर्दोष ग्रामीण डाकुओं की क्रूर तलवारों के नीचे मर रहे थे। बूढ़े आदमी, तुम कहाँ भाग रहे हो? जल्दी से उस चीज को सौंप दें जिसे आप पकड़ रहे हैं। भयावह चेहरे वाले एक मांसल व्यक्ति ने एक झुके हुए बूढ़े आदमी पर हमला किया, तलवार से कई बार काट दिया और फिर उस पोटली को छीन लिया जिसे उस बूढ़े आदमी ने दूसरे हाथ से अपनी बाहों में मजबूती से पकड़ रखा था। दादाजी, दादाजी! एक शोकपूर्ण रोना प्रकट हुआ और एक नीले बालों वाली छोटी लड़की बूढ़े आदमी की ओर दौड़ी जो फूट फूट कर रोते हुए जमीन पर गिर गया था। जब डाकुओं ने ये देखा तो वे क्रूरता से हंसे, हा हा हा, और उस बंडल को खोला जिसे उन्होंने इसे देखने के लिए छीन लिया था। अंदर एक लकड़ी का डिब्बा था। उसे हिलाते हुए वे अंदर से सिक्कों की खड़खड़ाहट की आवाज सुन सकते थे। हाँ, बहुत पैसा है। अरे, छोटी लड़की रोती नहीं है, और हमें देखने दें कि क्या आपके पास ऐसा कोई डिब्बे है। कई डाकुओं ने एक दूसरे को देखा और अपने होंठ चाटते हुए खूनी तलवारें उठाईं और आगे बढ़ गए। नीचे चमकती धूप के नीचे ठंडा चाकू एक चमकदार चमक के साथ चमक रहा था। अरे! अपनी आंखों में आंसू के साथ नीले बालों वाली लड़की ने घृणापूर्वक डाकुओं को देखा। किसी तरह उसके रेशमी नीले बाल अचानक सोने में बदल गए और उसकी आंखों में एक भयंकर अभिव्यक्ति दिखाई दी। छोटी लड़की में अचानक आए बदलावों से वे डाकू चौंक गए। डाकू नेता एक कदम पीछे हट गया और फिर शर्मिंदा महसूस करते हुए थूक दिया। इसके बाद वह शर्मिंदगी से नाराज होकर छोटी लड़की की ओर बढ़ा। उस समय एक धमाके की आवाज सुनाई दी। अप्रत्याशित रूप से उस छोटी लड़की ने अचानक उस डाकू नेता को मारा, उसे जमीन पर पटक दिया और फिर वह एक छोटे से लकड़ी के घर में गिर गई। आप क्या देख रहे हैं? जल्दी करो और मेरे लिए उस छोटी लड़की को पकड़ो। पेई! डाकू नेता ने जमकर भड़ास निकाली। उन अधीनस्थों का रंग बर्फीला था क्योंकि उन्होंने एक क्रूर चमक प्रकट की और फिर चिल्लाते हुए छोटे लकड़ी के घर की ओर भागे। इस समय लकड़ी के घर का दरवाजा खोला गया था और डाकू आगे बढ़े, इस डर से कि उनके शिकार को दूसरों द्वारा लूट लिया जाएगा। लेकिन अचानक डाकुओं ने एक भयभीत अभिव्यक्ति प्रकट की और उनमें से हर एक पीछे हट गया। उन्होंने छोटी लड़की को एक लंबी सबमशीन गन पकड़े हुए बाहर निकलते देखा जो उसकी ऊंचाई के समान थी। तुम्हें किस बात का डर है? वह सिर्फ एक छोटी लड़की है, उसे नहीं पता होगा कि कैसे शूट करना है। डाकू नेता ने चिल्लाना जारी रखा, लेकिन उसके अधीनस्थ सबमशीन गन को देखने के बाद संकोच कर रहे थे और तेजी से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। बेकार! उसकी आंखों से एक उग्र अभिव्यक्ति चमक उठी। डाकू नेता बहुत नाराज था। उसकी क्रूर आंखें अपने अधीनस्थों को घूरती थीं और फिर वह खुद आगे बढ़ता था। छोटी लड़की, आज्ञाकारी तरीके से अपने हाथ में चीज डाल दो। शायद मैं अभी भी तुम्हें एक बरकरार लाश के साथ छोड़ सकता हूँ, अन्यथा। उसकी अश्लील आंखें लड़की के शरीर पर विकृत रूप से बह गईं। क्या अफसोस की बात है, ये छोटी लड़की अभी भी थोड़ी छोटी है, उसका शरीर पर्याप्त नहीं बड़ा है। नहीं तो, हे, उस डाकू नेता ने अपनी कल्पना को जंगली चलने दिया। ठीक है, मुझे एक छोटी लड़की कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसी आंखों से देखने की हिम्मत है। अचानक जिस छोटी लड़की के बाल गोरे हो गए थे, वह अपनी उम्र के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त शब्दों के साथ फट गई। उसने फिर थूक दिया। दोनों हाथों से मशीन गन उठाया और गोली चलाना शुरू कर दिया। डू के दौरान गोलियों की तेज आवाजें सुनाई दी और बैरल से आधा इंच का एक सांप बाहर निकाला गया। डाकू नेता के पास प्रतिक्रिया देने का समय नहीं था, इससे पहले कि वह गोलियों की धार से छलनी में बदल गया, बुरी तरह से जमीन पर गिर गया। अच्छा नहीं है, उस छोटी लड़की को वास्तव में निकाल दिया गया है। नेता को गोली मार दी गई है। अचानक भीड़ उत्तेजित हो गई। डाकू पूरी तरह से भयभीत थे। एक ब्रॉडस्वॉर्ड मशीन गन के खिलाफ कैसे लड़ सकती है? तो एक शोकपूर्ण रोने के साथ हर कोई गोरा लड़की की बंदूक के नीचे मर गया। डाकुओं के पूरे समूह को गोली मारने के बाद गोरा लड़की अपने दादाजी की लाश के सामने चली गई। उसकी आंखों में उदासी झलक रही थी।
बूढ़े आदमी, आप और अधिक पिस्तौल तैयार करने के लिए तैयार नहीं थे। अगर मैंने पहले मशीन गन नहीं छिपाई होती तो मुझे भी अंडरवर्ल्ड में आपका पीछा करना पड़ता। हम्फ, इन डाकुओं को मेरे द्वारा खत्म कर दिया गया है। इसे तुम्हारे लिए बदला माना जा सकता है। अचू। लड़की को छींक आई और उसके बाल फिर से नीले हो गए। लड़की डर से भरी हुई थी क्योंकि वह अपने हाथ में खूनी मशीन गन और हर जगह लाशों को देख रही थी। झनझनाना। मशीन गन को जमीन पर पटकते हुए नीले बालों वाली लड़की जमीन पर गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। रात में नीले बालों वाली लड़की ने अपने परिवार के सदस्यों के लिए एक कब्र खोदी और फिर सामान से निपटते हुए पहाड़ी गांव छोड़ने के लिए तैयार हो गई। एक ठंडी हवा चली, लड़की ने अपनी गर्दन को सिकोड़ लिया, उसका पतला शरीर रात की ठंड का विरोध नहीं कर सका। novelUSB.com। वेस्ट सिटी पृथ्वी पर सबसे समृद्ध शहरों में से एक। कैप्सूल कॉर्पोरेशन का मुख्यालय, जो एक विश्वव्यापी निगम था, यहाँ स्थित है। गुनगुनी धूप और साफ हवा के झोंके के बीच जिया की आकृति शहर की एक सड़क पर उतरी। गली के दोनों तरफ के लोग लगातार आ जा रहे थे, जबकि तैरती हुई कारें तेज रफ्तार से चल रही थीं। जिया के अचानक प्रकट होने पर हर कोई आंखें मूंद लेता है। ऐसा लगता है कि उन्हें पता नहीं है कि उनके बीच में अचानक एक और व्यक्ति था। जिया डामर पक्की सड़क पर चल रहा था। उसने शहर की हवा को सूंघा, लेकिन औद्योगिक कचरे के प्रदूषण की गंध नहीं मिली। ऐसा लगता है कि इस वेस्ट सिटी का विकास बहुत अच्छा है। ये शहर के निर्माण से पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त है, जिया ने अपने दिल में स्पष्ट कहा। आमतौर पर एक शहर का विकास अक्सर पर्यावरण को नुकसान के साथ होता है। यह एक अपेक्षाकृत निम्न स्तरीय विकास मॉडल है और वेस्ट सिटी इस चरण से स्पष्ट रूप से मुक्त था। सड़क के दोनों ओर हरियाली देखने से लेकर यहाँ के इंसान सचेत थे और पर्यावरणीय नुकसान से बचते हैं। वेस्ट सिटी 3 साल पहले की तुलना में और भी समृद्ध था। बुला के घर को आसानी से पाकर जिया पिछवाड़े में छोटे से गोदाम में घुस गया और छोड़ने की तैयारी से पहले चुपचाप 2 सितारा गेंद को उसके मूल स्थान पर लौटा दिया। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 116। टाइट्स। जब वह सड़क पर पहुंचा तो उसने देखा कि लंबे सुनहरे बालों वाली एक सुंदर लड़की आगे से इस दिशा की ओर बढ़ रही है। लड़की के पास सुंदर सुनहरे बाल थे जो उसकी पतली कमर तक पहुंच गए थे। उसके सिर पर एक बड़ी नर्म बैंगनी टोपी पहनी हुई थी। उसकी कमर पर एक बैग चिपका हुआ था। एक टाइट फिटिंग स्कारलेट ड्रेस पूरी तरह से युवा लड़की के कोमल और पतले, फिर भी उत्तम और असामान्य नाजुक शरीर के विपरीत थी, जबकि गर्दन पर मोती के हार की एक स्ट्रिंग लटकी हुई थी। ये दर्शाता है कि लड़की कोई अमीर थी। जब जिया उसे देख रही थी तो लड़की को खुद एहसास नहीं हुआ कि कोई उसे देख रहा था और अभी भी बुल्मा के घर की ओर जाते समय मोबाइल फोन से खेलते हुए अपना सिर झुका रखा था। क्या वह लड़की बुला की बड़ी बहन टाइट्स है? जिया अनिश्चित था। उसे याद आया कि बुला की एक बड़ी बहन थी जिसका नाम टाइट्स था। वह बुल्मा से 11 साल बड़ी थी। एसिफ लेखक बनने के लिए उसने अपनी अनुकूल जीवन शैली को त्याग दिया और बाहर काम करने और वास्तविक जीवन का अनुभव करने के लिए घर छोड़ दिया। जैको के साथ दोस्त बनने के बाद टाइट्स ने उन्हें एक लोकप्रिय एसिफ साहसिक उपन्यासकार बनने के लिए, सामग्री इकट्ठा करने के लिए, विभिन्न ग्रहों का दौरा करने के लिए, अपने अंतरिक्ष यान पर ले जाने के लिए मजबूर किया। हालांकि एक मॉडल के रूप में जैको पर आधारित उपन्यास बहुत लोकप्रिय नहीं थे। टाइट्स को पृथ्वी छोड़ने वाला पहला मानव माना जा सकता है और गैलेक्टिक पेट्रोल के साथ भी उसका घनिष्ठ संबंध है। महाराज, क्या आप मुझे बुला रहे हैं? किसी को उसका नाम पुकारते सुनकर टाइट्स पीछे मुड़ी। उसकी अंधेरी आंखों से उत्सुकता का संकेत चमक रहा था। चूंकि ऐसा लगता है कि उसे सुना गया था, जिया ने भी शांति से स्वीकार किया। हाँ, मैं आपको बुला रहा हूँ। मिस टाइट्स को जाको को जानना चाहिए, है ना? अब मैं उसका सहयोगी हूँ। मिस्टर, क्या आप भी एक विदेशी हैं? जाको को पृथ्वी छोड़े हुए कुछ महीने हो चुके हैं और तब से मुझे उससे कोई खबर नहीं मिली है। जिया का जवाब सुनने के बाद टाइट्स एटीट्यूड ने अचानक 180 डिग्री का मोड़ लिया और उत्साह से जिया की बांह पकड़ते हुए पूछता रहा। जिया टाइट्स उत्साह से कुछ हद तक अभिभूत थी। उसने नहीं सोचा था कि वह इतनी उत्साही लड़की थी। मुझे नहीं पता कि जेको अभी क्या कर रहा है। मेरा केवल गैलेक्टिक पेट्रोल के साथ संबंध है। अफसोस की बात है, टाइट्स ने अपना हाथ छोड़ दिया। वह अन्य ग्रहों की यात्रा करना और सामग्री इकट्ठा करना चाहती थी। चूंकि मिस्टर को जेको के ठिकाने के बारे में पता नहीं था, इसलिए वह केवल जेको की खबर की प्रतीक्षा करना जारी रख सकती है। क्या यह मिस्टर मेरे घर आकर बैठना चाहता है? टाइट्स फिर से उत्साही हो गए और आमंत्रित हो गया। टाइट्स इनविटेशन को लेकर जिया ने मना नहीं किया और उसके साथ लग्जरी विला में चली गई। बुल्मा का घर एक 4 मंजिला अर्धगोलाकार इमारत थी जो एक विशाल क्षेत्र को कवर करती थी। घर के चारों ओर तरह तरह के फूल और पेड़ उग रहे थे। एक ही नज़र में ये देखा जा सकता था कि यह एक अमीर व्यक्ति का निवास था। इस समय डॉक्टर ब्रीफ एक बाल्टी पकड़े हुए थे और बगीचे में फूलों को पानी दे रहे थे। ये देखकर कि उसकी सबसे बड़ी बेटी ने एक लड़के का नेतृत्व किया, उसने अपना काम बंद कर दिया और पूछा, टाइट्स, ये लड़का कौन है? आपको कोई प्रेमी नहीं मिला है? ना, बिल्कुल नहीं, ये जेको का दोस्त है। वह अभी अभी धरती पर आया है। टाइट्स गुस्से से डॉक्टर ब्रीफ पर गरजे, फिर उसे याद आया कि वह अभी तक दूसरे का नाम
भी नहीं जानती है। आप मुझे जिया कह सकते हैं। मैं पूर्वी क्षेत्र के ग्रह होंगशान का नेता हूँ। मैंने सुना है कि डॉक्टर ब्रीफ पृथ्वी पर सबसे चतुर व्यक्ति है, और ऐसा होता है कि मेरे अधीनस्थों के बीच उत्कृष्ट वैज्ञानिकों का एक समूह भी है। किसी दिन आप उनके साथ आदान प्रदान कर सकते हैं। तो आप जेको के दोस्त थे। क्या आपने सिर्फ विदेशी तकनीक के बारे में बात की? प्रौद्योगिकी की बात करते समय ब्रीफ को अचानक दिलचस्पी हो गई। ये तब अच्छा है, मैं पिछली बार जब जैको आया था तो उसके अंतरिक्ष यान का ठीक से अध्ययन करने में सक्षम नहीं था। प्रौद्योगिकी की बात करते हुए डॉक्टर ब्रीफ ने अंतहीन बात की। जिया को यह अकल्पनीय लगा कि उसके सामने ये ढीला पतला बूढ़ा आदमी एक वैज्ञानिक है जो होई पोई कैप्सूल का आविष्कार करने में सक्षम है। ऐसी महान तकनीक। एक मायने में बुला के पिता वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने पृथ्वी पर अंतरिक्ष तकनीक के संबंध में सबसे गहन शोध किया था, जबकि डॉक्टर तोकुनोशिन ओमोरी ने समय के संबंध में सबसे गहन शोध किया था। और आखिरकार बुला ने एक टाइम मशीन बनाई जो डॉक्टर ब्रीफ और डॉक्टर टोकुनोशिन ओमोरी के शोध डेटा का समामेलन था। वह लंबे समय तक बुल्मा के घर पर रहा और उस दौरान युवा बुला को देखा। अभी बुला केवल 6 साल की थी। उसके हल्के बैंगनी बालों को 2 चोटी में बांधा गया था। हाथ में लेजर थामे वह शरारती लग रही थी। उसे उसकी मां द्वारा लाया गया था, जो समय बीतने के साथ खाने की मेज पर थी। अरे, बड़ी बहन ने कहा कि तुम एक विदेशी हो। जिया पर अपने हाथ में लेजर खिलौना बंदूक के थूथन को इंगित करते हुए बुला ने कुछ घबराए हुए दिखने के लिए पूछा। novelUSB.com। यह सही है, न केवल मैं एक विदेशी हूँ, बल्कि मेरे पास बहुत सारे अधीनस्थ भी हैं जो एलियंस हैं, और हर एक बहुत शक्तिशाली है। तो क्या तुम पृथ्वी पर आक्रमण करोगे? हे, यह मेरे मूड पर निर्भर करता है। अगर मैं खुश नहीं हूँ तो मैं अपना हाथ हिलाकर पृथ्वी पर सभी मनुष्यों को मिटा सकता हूँ। जिया ने आधे मजाक में कहा। ठीक है, आप किसे धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि मैं आप पर विश्वास करूंगा। बुला ने तिरस्कारपूर्वक अपने होंठ को घुमाया और अपने हाथ में लेजर खिलौना रख दिया। वह पहले से ही जिया को एक धोखेबाज के रूप में मान चुकी है। ऐसे एलियंस कैसे हो सकते हैं जो अर्थलन के समान दिखते हैं? ब्रीफ और उनकी पत्नी दोनों जोर से हंसे और फिर जिया ने फिदेया लोगों के मामले के बारे में बात की। पिछली बातचीत के माध्यम से वह पहले से ही जानता है कि डॉक्टर ब्रीफ एक बहुत ही स्पष्टवादी व्यक्ति है, इसलिए वह उनके बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाने का इरादा रखता है। मुझे नहीं पता कि फिदेया लोगों की तकनीक मेरी होई पोई कैप्सूल तकनीक की तुलना कैसे करती है। मैं वास्तव में उनके साथ बातचीत करना चाहता हूँ। जिया ने हंसते हुए कहा, ये बहुत सरल है। थोड़ी देर रुको, मैं तकनीशियनों को आपसे व्यक्तिगत रूप से बात करने दूंगा। ठीक है, मैंने सुना है कि आपके पास डॉक्टर तोकुनोशिन ओमोरी भी हैं। हो सकता है कि उन्हें भी आमंत्रित किया जाए। जिया का वास्तव में एक गुप्त उद्देश्य है। पृथ्वी पर सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर ब्रीफ, डॉक्टर टोकुनोशिन ओमोरी और डॉक्टर गेरो थे। एक ने होई पोई कैप्सूल की अंतरिक्ष तकनीक का आविष्कार किया और दूसरे ने समय मशीन पर शोध किया जो 50 सेकंड के लिए समय रोक सकता था। और आखिरी एक आकाश को नष्ट करने और पृथ्वी को नष्ट करने एंड्रॉइड तकनीक बनाने में सक्षम था। जिया वास्तव में इन 3 प्रतिभाओं को अपने अधीन लाना चाहता है, लेकिन वह जानता है कि ब्रीफ और डॉक्टर टोकुनोशिन ओमोरी प्रसिद्धि और भाग्य से लुभाने वाले लोग नहीं हैं। जैसा कि डॉक्टर गेरो के लिए, वह अभी भी नहीं जानता कि वह वर्तमान में किस कोने में था। चूंकि उन्हें वश में करने की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए जिया स्वाभाविक रूप से उनके साथ एक अच्छा सहकारी संबंध बनाए रखना चाहता है। हाँ, मेरे पास डॉक्टर तोकुनोशिन ओमोरी का फोन नंबर है। मैं उन्हें आने के लिए कैसे बुलाऊं? डॉक्टर ब्रीफ ने विदेशी नई तकनीक पर अपना दिल सेट कर दिया है और तुरंत डायल करने के लिए फोन उठाया। पृथ्वी के दूसरी ओर एक द्वीप पर डॉक्टर टोकुनोशिन ओमोरी डॉक्टर ब्रीफ का फोन आने के बाद तुरंत वेस्ट सिटी के लिए रवाना हो गए। जिया मुस्कुराया क्योंकि उसने सब कुछ हो रहा था। वह इस बात की प्रतीक्षा कर रहा था कि जब फिदेया लोग और डॉक्टर ब्रीफ एक दूसरे का सामना करते हैं तो किस तरह की चिंगारियां पैदा होंगी। और फिर उन्होंने इंस्टेंट ट्रांसमिशन का उपयोग करके छोड़ दिया और कई फिदेया वैज्ञानिकों को लाया। अगले दिनों वैज्ञानिकों के बीच आदान प्रदान हुआ। जिया निश्चित रूप से इसमें भाग नहीं ले सका, हालांकि उन्हें इतनी उग्र चर्चा करते देखकर उनकी कुछ फसल जरूर होनी चाहिए। दुर्भाग्य से पृथ्वी ग्रह होंगशान से बहुत दूर है, अन्यथा दोनों पक्षों के बीच संबंध बहुत करीब होते। बुला के घर में कुछ दिन बिताने और टाइट्स को उसे एक अंतरिक्ष यान देने का वादा करने के बाद जिया ने वेस्ट सिटी छोड़ दिया। जिया ने तुरंत पृथ्वी नहीं छोड़ी, लेकिन 7 साल पहले की तरह भोजन खरीदना शुरू कर दिया। इससे एक छोटे से शहर में एक और खाद्य संकट पैदा हो गया जहां जिया गुजर गया था। जल्द ही जिया का आयामी स्थान अनगिनत खाद्य पदार्थों के साथ संग्रहित किया गया था। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 117 लॉन्च। एक गर्म और धूप भरी दोपहर में ठंडी हवा थोड़ी ठंड लाती है। चूंकि ग्रह उत्तर दिशा में झुका हुआ था, धूप अभी भी कुछ ठंडी महसूस हुई। जिया ने एक होटल में चेक इन किया और आराम करने की तैयारी कर रहा था। इस समय बगल में एक कपड़े की दुकान से कई दुखी चीखें आईं और फिर उसने देखा कि लोगों का एक बड़ा समूह पागलों की तरह स्टोर से बाहर भाग रहा था।
जैसे ही वे भाग रहे थे। बगल में क्या हो रहा है? क्या ये डकैती या हत्या है? जिया अपने दिल में अनुमान लगाता है, हालांकि उसका हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि आम लोगों के जीवन या मृत्यु का उससे कोई लेना देना नहीं था। हालांकि जिया ने हमेशा एक इंसान का विवेक रखा, एक सयान के रूप में उसका स्वभाव उसे अपनी आंखों में कमजोरियां रखने की अनुमति नहीं देता है। मालिक, मुझे सबसे अच्छा कमरा दे दो। एक गहरी और मजबूत आवाज दिखाई दी। उसने होटल में एक विस्मयकारी व्यक्ति को चलते हुए देखा जो सामने की मेज पर पहुंचा और एक अकाट्य स्वर में कहा। वह आदमी उदास लग रहा है और उसके पीछे पोनीटेल थी। वह अंदर काले मार्शल आर्ट के कपड़े पहने हुए थे, जबकि बाहर गुलाबी कपड़ों से ढके हुए थे और उनकी बाईं छाती पर एक बड़ा किल शब्द लिखा हुआ है। चमकदार लाल रंग खून से सना हुआ लग रहा था। पृथ्वी पर नंबर 1 हत्यारा मर्केनरी ताओ। होटल मालिक को उस व्यक्ति के चेहरे पर एक स्पष्ट नजर आती है जो आया था और तुरंत ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देखा हो। उसके चेहरे का रंग घातक पीला हो रहा था, जबकि उसका शरीर कांपने लगा था। उसकी आवाज कांप रही थी क्योंकि उसने कहा, ठीक है, मैं इसे तुरंत व्यवस्थित कर दूंगा। रुको, होटल के सभी लोगों को भी साफ करो। मैं किसी और के साथ नहीं रहना चाहती। उद्धरण चिन्ह। भाड़े के ताऊ ने धीरे से कहा। हाँ, होटल के मालिक ने हठपूर्वक अपना सिर हिलाया, दूसरे को दुखी करने से डरते हुए। ये भाड़े का ताऊ काफी अभिमानी है, लेकिन वह पृथ्वी पर एक उच्च कुशल विशेषज्ञ भी है। वह संभवतः थोड़ा गुस्सा कैसे नहीं कर सकता है। जिया एक तरफ खड़ा था और शांति से देख रहा था। भाड़े का ताऊ पृथ्वी पर नंबर 1 हत्यारा था। वह कुछ उच्च कुशल विशेषज्ञों में से एक हैं जिनका नाम मास्टर रोशी के साथ आता है। वह मास्टर रोशी से भी अधिक शक्तिशाली है। मूल काम में मर्केनरी ताओ को रेड रिबन आर्मी द्वारा सोन गोकू की ड्रैगन बॉल को लूटने के लिए काम पर रखा गया था, और बाद में सोन गोकू ने उसे हरा दिया जो कोरिन टावर पर चढ़ गया था। नॉवल यूएसबी कॉम। बेटा, तुमने नहीं सुना कि मैंने क्या कहा? उसकी ओर देखे बिना मर्केनरी ताओ ने उदासीन रूप से कहा। पृथ्वी पर अत्यधिक कुशल विशेषज्ञ के रूप में मर्केनरी ताओ की हमेशा एक विस्मयकारी उपस्थिति रही है, लेकिन उन्होंने गलत लक्ष्य पर इस विस्मयकारी उपस्थिति का उपयोग किया है। इसके अलावा जिया को अपने शरीर पर गहरे खूनी गंध पसंद नहीं है। पृथ्वी का नंबर 1 हत्यारा मर्केनरी ताओ, आप नहीं जानते कि कैसे व्यवहार करना है। दिलचस्पी के साथ जिया बोलते समय अभिव्यक्तिहीन था। पृथ्वी पर चाहे कितना भी अभिमानी भाड़े का ताओ हो, उसकी युद्ध शक्ति केवल 150 है। वह उसकी नजर में सिर्फ एक चींटी थी। मर्केनरी ताओ ने अपनी भौहें उठा दी। उसे पसंद नहीं है कि जिया उसे इस तरह की अभिव्यक्ति के साथ देखे। यह एक चींटी को देखने जैसा था। आमतौर पर केवल वह दूसरों को इस तरह देखता है। ये देखकर कि उसके प्रति दूसरे का रवैया इतना अपमानजनक था, मर्केनरी ताओ का रंग काला हो गया। 2 मेहमान। होटल के मालिक ने अपना पसीना पोंछा और फिर डरकर दीवार के पीछे छिपने के लिए भाग गया। हे, बहुत समय हो गया है जब किसी ने मेरे सामने इतना घमंडी होने की हिम्मत की। तो इस चाचा को दोष मत दो कि उसने इसे ऐसा बनाया कि अगर तुम मरना भी चाहो तो तुम मर न सको। एक पल में मर्केनरी ताओ के शरीर से एक घनी जानलेवा आभा फूट पड़ी, जिससे आसपास का तापमान कई डिग्री गिर गया और एक खूनी गंध फैल गई। मर्केनरी ताओ को खुद को अधिक आंकते हुए देखकर जिया ने अपना मुंह खोला और कुछ मजाकिया महसूस करते हुए अपनी आंखें घुमाए बिना नहीं रह सका। इतनी कम युद्ध शक्ति केवल 1000 के दशक में, फिर भी वह अपने सामने जानलेवा आभा छोड़ने की हिम्मत करता है, ठीक वैसे ही जैसे एक भिखारी एक अमीर आदमी के सामने अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करता है। बस हास्यास्पद, खुद को मूर्ख बनाना। ये देखकर शियाया ने अपना सिर हिला दिया। तुरंत उसने मर्केनरी ताओ की ओर अपना हाथ हिलाया और तुरंत एक भयंकर हथेली की हवा दिखाई दी, जिसने पृथ्वी को चकनाचूर करने वाली गति के साथ मर्केनरी ताओ की ओर सीटी बजाई। हुआला, हथेली की हवा ने मर्केनरी ताओ के शरीर के साथ संपर्क किया, जिससे उसका रंग नाटकीय रूप से बदल गया क्योंकि उसने अपने चेहरे पर अविश्वास प्रकट किया। एक विशाल बल ने उसके शरीर पर काम किया। यह उसके शरीर से टकराने वाली एक विशाल 30,000 बिल्ली की शक्ति की तरह था। इस विशाल बल के सामने मर्केनरी ताओ कोई प्रतिरोध हासिल करने में असमर्थ था। उसका शरीर जमकर होटल की दीवार से टकराया और क्षितिज में गायब होने से पहले उल्का बन गया। जिया की ताकत के साथ भले ही आकस्मिक रूप से हमला किया जाए, इससे भाड़े के ताओ को या तो भारी चोट लग सकती है या उनकी मृत्यु हो सकती है। कुछ महीनों के आराम के बिना उसे उठने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। यह मेहमान, लेकिन वह व्यक्ति पृथ्वी का नंबर 1 हत्यारा है। होटल का मालिक तरकश कर बाहर भागा। उसका माथा पसीने से टपक रहा था। ये युवक किस तरह का व्यक्ति है? पृथ्वी का नंबर 1 हत्यारा मर्केनरी ताओ उसके द्वारा आकस्मिक रूप से फेंक दिया गया था। मेरे लिए एक कमरा तैयार करो। जिया की आवाज उदासीन थी। हाँ, मैं तुरंत इसकी व्यवस्था कर दूंगा। होटल के मालिक ने जल्दबाजी में फोन किया। वह जिया द्वारा मांगी गई हर चीज को देगा। हाँ, इस समय जिया ने होटल के बाहर एक स्लैब पर सो रही एक युवा लड़की को देखा। लड़की ने जर्जर कपड़े पहने हुए थे और उसके बाल गहरे नीले थे। ऐसा लग रहा था कि वह केवल 8 या 9 साल की थी।
उसके नाजुक और सुंदर चेहरे से ये देखा जा सकता था कि जब वह बड़ी होगी तो वह निश्चित रूप से एक सुंदर महिला बन जाएगी जो एक शहर के पतन का कारण बनने में सक्षम होगी। मौसम धीरे धीरे ठंडा हो रहा था और लड़की के कपड़े थोड़े पतले थे। लड़की की नाजुक और आकर्षक उपस्थिति को देखकर जिया थोड़ा चकित था और करुणा महसूस किए बिना नहीं रह सका। वह चला गया और लड़की को जगाया और होटल की वेट्रेस को लड़की के लिए सर्दियों के कपड़े के कई सेट तैयार करने दिए। उसके लिए ये सिर्फ एक मामूली प्रयास था, लेकिन इससे लड़की भावनात्मक रूप से हिल गई। उसकी आंखों के कोनों पर आंसू जमा हो गए। अगले दिन जिया के पास एक आरामदायक रात थी। वह अपना खाना खाने के लिए कमरे से बाहर चला गया और पाया कि कल की लड़की दीवार के एक कोने में छिपते हुए शर्माते हुए उसे देख रही थी, जो कपड़े उसने उसे दिए थे। उसने नीले बालों वाली लड़की की ओर हाथ हिलाया और छोटी लड़की भाग गई। छोटी लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? तुम घर क्यों नहीं गए? जिया ने धीरे से पूछा। जिया के पूछने की उम्मीद न करते हुए लड़की अचानक रोने लगी। मेरा नाम लॉन्च है। मेरे परिवार को लुटेरों ने मार डाला। मुझे पहाड़ी गांव में अकेले रहने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैं बाहर इधर उधर भटक रहा हूँ। मेरे पास पहले से ही कोई घर नहीं है। लॉन्च। लड़की का नाम सुनने के बाद जिया हक्का बक्का रह गया और फिर ध्यान से लड़की के नाजुक चेहरे और गहरे नीले घुंघराले सुंदर बालों को देखा। वह 8 या 9 साल की दिखती है और समय भी मेल खाता है। क्या मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि मैं मूल काम से लॉन्च में टकरा गया हूँ? फिर लॉन्च, जब आप छींकते हैं तो क्या आपका व्यक्तित्व बदल जाता है? जिया ने पूछा। अरे, तुम्हें कैसे पता कि छींकने के बाद मेरा व्यक्तित्व बदल जाता है? लॉन्च ने रोना बंद कर दिया और दुखी होकर पूछा, मुझे नहीं पता क्यों, हर बार जब मैं छींकता हूँ तो मेरा व्यक्तित्व हिंसक हो जाता है और मेरे बालों का रंग भी बदल जाता है। वह मूल काम का शुभारंभ है। लॉन्च मूल काम से जिया के पसंदीदा पात्रों में से एक है। नीले बालों वाली अवस्था में लॉन्च एक सौम्य और अच्छे व्यवहार वाली, भोली और मेहनती कमजोर लड़की है, और जब वह छींकती है तो वह सुनहरे बालों वाली स्थिति में बदल जाती है और उसका व्यक्तित्व बहुत हिंसक हो जाता है। वह हर जगह एक वांछित डाकू था। मूल काम में लॉन्च को सोन गोकू और क्रिलिन द्वारा वीरतापूर्वक बचाया गया था, जो उसे कामे हाउस में ले गए थे और तब से वह कामे हाउस में रही थी और घर के काम की प्रभारी थी। बाद में ब्लॉन्ड लॉन्च ने विश्व मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में टिएन शिनहान को पसंद करना शुरू कर दिया था और टिएन शिनहान और चियात्सू के साथ रहने के लिए कामे हाउस छोड़ दिया था। केवल बाद में ड्रैगन बॉल जेड में टिएन शिनहान और चियात्सू कामी से मार्शल आर्ट निर्देश प्राप्त करने के लिए लुकआउट में आए और तब से लॉन्च की कोई खबर नहीं थी। यह माजिन बुयू के आगमन तक नहीं था कि लॉन्च फिर से दिखाई दिया, जब सोन गोकू पृथ्वी से ऊर्जा इकट्ठा कर रहा था। केवल उस दृश्य में लॉन्च पहले से ही बहुत पुराना था और एक कुरियर कंपनी में काम कर रहा था। उसने अपने पूरे जीवन में कभी शादी नहीं की थी। ऐसी लड़की जिसके पास एक अद्वितीय व्यक्तित्व है और लड़ सकती है, अंततः लेखक द्वारा छोड़ दी गई थी। जिया इसे कुछ अजीब और दुर्भाग्यपूर्ण मानती है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 118 व्यवस्था। अपने पिछले जीवन में जिया ने अक्सर महसूस किया था कि जब भी उन्होंने मूल काम में लॉन्च के भाग्य को देखा तो उन्हें पछतावा हुआ। उन्हें हमेशा ऐसा लगता था जैसे किसी महत्वपूर्ण किरदार की उपेक्षा की गई हो। यह शायद इसलिए था क्योंकि पहली छाप सबसे मजबूत है। आखिरकार मूल काम के शुरुआती चरणों में लॉन्च एक महत्वपूर्ण चरित्र था और जैसे यामचा कहानी की प्रगति को बढ़ावा देने में एक मुख्य सहायक चरित्र था। बेशक कहानी में उसका हिस्सा क्रिलिन और यामचा जितना महत्वपूर्ण नहीं था, खासकर जब ड्रैगन बॉल किंग पिकोलो की कथानक में विकसित हो गई थी और शुरुआत में चित्रित किए गए बच्चों के मजाकिया कार्टून युवा, गर्म खून वाले और अनियंत्रित में बदल गए थे। तब यहाँ तक कि यमचा जैसे पात्र भी दुनिया से गायब हो गए थे और सहायक चरित्र के समूह में सबसे आगे चले गए थे। लॉन्च का उल्लेख नहीं करने के लिए ऐसा चरित्र जिसने कथानक को रोमांचक बना दिया था। वैसे भी चूंकि वह उससे मिला था, जिया निश्चित रूप से लॉन्च को कुरियर कंपनी में काम करने की अनुमति नहीं देगा जैसा कि उसने मूल काम में किया था। ये वास्तव में प्रतिभा की बर्बादी होगी, चाहे यह उसके बचपन के जुनून के कारण था या वह इस साधारण छोटी लड़की को भटकते रहने के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता है। उसे लगता है कि उसे आगे पहुंचना चाहिए और मदद करनी चाहिए। यही सोचकर जिया ने दिल ही मन एक फैसला कर लिया। वह नीचे बैठ गया और कोमल स्वर में कहा, लॉन्च, तुम्हारे लिए ये सुरक्षित नहीं है। एक छोटी लड़की बाहर इधर उधर भटकना, तुम मेरा पीछा कैसे करोगे? उसे वास्तव में एक सौम्य, अच्छे व्यवहार वाली, शुद्ध और कड़ी मेहनत करने वाली लड़की की जरूरत है जो उसे घर के काम में मदद कर सके। उन्हें उम्मीद थी कि सयान के बीच शिलिंग या मायज ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जिया को लगता है कि यह असंभव है और लॉन्च अब एक उपयुक्त उम्मीदवार हो सकता है। सर, क्या आप मुझे शरण देने के लिए तैयार हैं? लॉन्च की आंखें लाल थीं क्योंकि उसका दयनीय चेहरा उसे देख रहा था। जिया मुस्कुराया। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि लॉन्च अपने बचपन में इतनी छोटी लड़की थी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह बाद में एक सभ्य लड़की बन गई, लेकिन क्या वह चिंतित नहीं है कि मैं एक मानव तस्कर हूं और उसे बेच दूंगा? फिर सुनहरे बालों वाली लॉन्च का अस्तित्व भी उचित है।
जैसा कि एक अर्थ में यह उसके व्यक्तित्व की एक और प्रकार की सुरक्षा भी है। हाँ, अगर आप चाहें तो अब से मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। जिया ने पुष्टि में सिर हिलाया और फिर मुस्कान के साथ लॉन्च के सिर को थपथपाया, जिससे वह धीरे धीरे शांत हो गई। लॉन्च की उज्ज्वल आंखों ने जिया की ओर देखा और शांति से सिर हिलाया। यह अच्छा है, 1 मिनट रुको, हम कुछ तैयारी करेंगे और फिर मैं आपको एक जगह ले जाऊंगा। जिया मुस्कुराई, फिर लॉन्च को बगल में कपड़ों की दुकान पर लाया, उसे कपड़े के कुछ सेट खरीदने की तैयारी की। हालांकि मर्केनरी ताऊ ने कल इस जगह को बर्बाद कर दिया था, फिर भी इसमें कई माल बचे थे। वेशभूषा की चमकदार और सुंदर सरनी को देखकर लॉन्च की आंखें चमक उठीं। उन्होंने एक लाल रिबन उठाया और इसे लॉन्च के बालों में बांध दिया, इसे एक गांठ में बांध दिया। फिर जिया 2 कदम पीछे हट गया और ध्यान से उसे देखा। अरे, वास्तव में ये है कि लॉन्च को आह की तरह दिखना चाहिए। जिया, इतना खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उन सभी को पहनने में सक्षम नहीं हूँ। जिया को कपड़ों की दुकान से विभिन्न प्रकार के कपड़ों को एक बैग में भरते हुए देखकर जब तक कि पूरे कपड़ों की दुकान खाली नहीं हो गई, लॉन्च हक्का बक्का रह गया, क्योंकि वह वहां खड़ी थी, चिल्ला रही थी। हालांकि वह काफी छोटी थी, लेकिन वह समझती है कि यह बहुत पैसा खर्च किया जा रहा है। ये तो ठीक है, इसे तैयारी कहा जाता है, बस मामले में कुछ और खरीदें, आप बड़े होने पर इसे पहन सकते हैं। जिया ने अभी भी बैग में पैक करते हुए विभिन्न उम्र और रंगों के कपड़ों को साफ करना जारी रखा। बगल में एक अटेंडेंट पसीने से टपकते हुए खाता पुस्तिका पकड़े हुए था। ये देखते हुए कि इन कपड़ों को लॉन्च के लिए खरीदा गया था, जिया ने आयामी स्थान नहीं खोला, बल्कि उन्हें कई होई पोई कैप्सूल में भर दिया जो उन्हें बुल्मा के घर से मिला था। ये होई पोई कैप्सूल वास्तव में सुविधाजनक है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह एक बॉक्स या एक इमारत है, जब तक यह एक भौतिक चीज है, इसे होई पोई कैप्सूल में रखा जा सकता है। वे पोर्टेबल हैं और जगह भी नहीं लेते हैं, वास्तव में घर और यात्रा के लिए एक आवश्यक उपकरण। ये बहुत सुविधाजनक होगा अगर इसे ग्रह होंगशान पर लोकप्रिय बनाया जा सके। वैसे भी, चूंकि अभी फिदेया वैज्ञानिक डॉक्टर ब्रीफ के साथ बातचीत कर रहे थे, शायद जल्द ही उन्हें बड़े पैमाने पर लोकप्रिय बनाया जा सकता है। कपड़ों की दुकान से बाहर निकलते हुए जिया ने अपना सिर थपथपाया और अचानक शिलिंग और मायस को याद किया। वह एक का पक्ष नहीं ले सकता था और दूसरों के खिलाफ पूर्वाग्रह हो सकता था, इसलिए उसने फिर से शीलिंग और मायस के लिए कुछ उत्पाद खरीदे। लगभग 100 सेट कपड़ों से भरे सैकड़ों होई पोई कैप्सूल लॉन्च को सौंप दिए गए। लॉन्च उन्हें अपनी हथेलियों में कसकर पकड़ता है और फिर जिया की ओर देखने से पहले उन्हें ध्यान से एक बैग में रखता है। उसकी आंखें भावनाओं से भर जाती हैं। जिया, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। लॉन्च की आवाज भावनाओं से दब गई थी। वह इतने लंबे समय तक गांव छोड़ने के बाद भटक रही थी। अब तक कोई भी उसके लिए इतना अच्छा नहीं था। जिया उदासीन रूप से मुस्कुराया। नीले बालों वाली लॉन्च एक शुद्ध दिल वाली एक अच्छी लड़की थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उसके लिए अच्छा होगा। चलो तो चलो, आगे मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ। फिर चीखने की आवाज के विस्फोट के साथ जिया ने लॉन्च को अपनी बाहों में उठाया और आकाश में चढ़ गया और फिर कोरिन टावर की दिशा की ओर उड़ गया। चूंकि लॉन्च का शरीर कमजोर और कमजोर था, जिया स्वाभाविक रूप से उसे ग्रह होंगशान में नहीं ला सकता था और वह उसे बाहर अकेले रहने से राहत महसूस नहीं करेगा, इसलिए वह उसे पहले कोरिन टावर में रहने देगा। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कोरिन के स्थान पर लॉन्च रखने से उन्हें सेंजू बीन्स उगाने के तरीके को सीखने में भी मदद मिल सकती है। ये भी कुछ ऐसा है जिसे जिया ने ध्यान में रखा था। नॉवल यूएसबी कॉम लंबे समय तक उड़ते हुए उन्होंने दूर के कोरिन टावर को देखा जो स्वर्ग और पृथ्वी से जुड़ा हुआ था। उनकी दृष्टि की रेखा में दिखाई दिया। वाह, ये कौन सी इमारत है? ये बहुत लंबा है। लॉन्च की घोषणा की गई। थोड़ी देर के लिए अनुकूलन करने के बाद लॉन्च ने धीरे धीरे अपनी प्रारंभिक बेचैनी से तालमेल बिठाना शुरू कर दिया था। उसने उन झीलों और जंगलों को देखा जो जल्दी से एक आश्चर्यचकित चेहरे के साथ नीचे बह गए, लेकिन जब उसने कोरिन टावर देखा तो वह जोर से चिल्लाए बिना नहीं रह सकी। जिया ने मुस्कुराते हुए समझाया, यह मार्शल आर्ट सेक्रेड लैंड कोरिन टावर है। टावर के शीर्ष पर अमर कोरिन रहता है और यह पृथ्वी के मार्शल आर्ट का जन्म स्थान है। काफी समझ में नहीं आया। लॉन्च ने सिर हिलाया, लेकिन वास्तव में उसे मार्शल आर्ट के बारे में थोड़ा सा भी विचार नहीं था। शायद उसे थोड़ा पता होगा अगर वह सुनहरे बालों वाली लॉन्च पर स्विच करती है। इस समय उसकी नाक के पास से एक बाल बह रहा था और लॉन्च को छींक आई। उसके नीले बाल तुरंत सोने में बदल गए, जबकि उसकी आंखें भयंकर हो गईं। उसके बाल गोरे हो गए थे। लॉन्च में बदलाव को देखते हुए जिया के मुंह के कोने थोड़े घुंघराले हो गए। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन से डबल पर्सनैलिटी उन्होंने पहले सिर्फ टीवी पर ही देखी थी और जब उन्होंने इसे रियल में देखा तो उन्हें कुछ अजीब लग रहा था। वाह, तुम कौन हो और मुझे अपनी बाहों में क्यों ले जा रहे हो? अभी भी मुझे जाने नहीं दे रहा है। उनकी बाहों में सुनहरे बालों वाली लॉन्च ने लगातार संघर्ष किया। ये राजकुमारी कैरी उसे अजीब महसूस करा रही थी। क्या आप वास्तव में चाहते हैं कि मैं जाने दूं? आपको इसका पछतावा नहीं होगा? जिया की पूछताछ की आवाज बस सुनाई दी और सुनहरे बालों वाली लॉन्च अवचेतन रूप से कुछ गलत महसूस हुआ।
उसके जवाब का इंतजार भी नहीं कर रही थी। उसने महसूस किया कि उसने अपने हाथों को छोड़ दिया। वाह! अलार्म में चिल्लाते हुए सुनहरे बालों वाली लॉन्च एक आदर्श पैराबोला में गिर गई। पहाड़ों और जंगलों का दृश्य लगातार उसकी आंखों के पास से गुजर रहा था। उसके दिल में एक डरावनी भावना निकल गई और उसका रंग घातक पीला हो गया। कैसा लगा? मैंने कहा था कि अगर मैंने आपको जाने दिया तो आपको पछतावा होगा। जिया की आवाज उसके कान के बगल में सुनाई दी, और जब वह नीचे एक विशाल पेड़ से टकराने वाली थी तो गोरा लॉन्च ने महसूस किया कि उसका शरीर एक बार फिर किसी की बाहों में पकड़ लिया गया था। तुम कौन हो? तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? गोरा लॉन्च की आवाज कुछ कांप रही थी। उसका लहजा उतना घमंडी नहीं था जितना अभी था। क्या तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें जाने दूं? कौन चाहता है कि तुम जाने दो? बूहू! सुनहरे बालों वाली लॉन्च चिल्लाया और उसके हाथ और भी कस गए। यदि वह इतनी ऊंची जगह से नीचे गिर गई तो वह निश्चित रूप से भयानक रूप से मर जाएगी। सुनहरे बालों वाली लॉन्च शिकायत करने में मदद नहीं कर सका। यह व्यक्ति कौन है? वह एक मानव तस्कर होना चाहिए। हाँ, कसकर पकड़ो। जिया हंस पड़ी। जैसे ही वह कोरिन टॉवर के पास पहुंचा, उड़ान पथ 90 डिग्री चढ़ गया और वह कोरिन टॉवर के समानांतर ऊपर की ओर उड़ गया। वह ऐसा है। एक दुखद रोना प्रकट हुआ। ठंडी ठंडी हवा का सामना करते हुए गोरा लॉन्च उसकी बुद्धि से डर गया था। हिंसक स्वभाव वाले सुनहरे बालों वाली लॉन्च से निपटने के लिए केवल एक और हिंसक विधि का उपयोग किया जा सकता है। हो! जिया जल्दी से कोरिन टॉवर पर लॉन्च को अपनी बाहों में लेते हुए दिखाई दिया। कोरिन ने अपने बेट पर झुकते हुए अवाक रूप से देखा। उसने देखा कि ब्लॉन्ड लॉन्च घबराहट में था और फर्श पर लेटते हुए लगभग उल्टी कर रहा था। उसके पैर कमजोर हो गए और वह जमीन पर गिर गई और फिर जोर जोर से रोने लगी। जिया, तुम क्या कर रही हो? ये छोटी लड़की आपके द्वारा रोने से डर गई है। कोरिन ने अवाक होकर कहा। जिया ने हंसते हुए कहा, मैं लॉन्च को थोड़ी देर के लिए यहाँ आपके साथ रहने की योजना बना रहा हूँ। क्या आपके पास ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो सेंसू बीन्स की ओर रुख कर सकते हैं? नीले बालों वाला लॉन्च सौम्य और अच्छे व्यवहार वाला है। वह निश्चित रूप से सेंसू बीन्स को ठीक से देख सकती है। सुनहरे बालों वाली लॉन्च के लिए आप उसे मेरे लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आप मुझे मुफ्त श्रम कर रहे हैं। भूल जाओ। वैसे भी भले ही आप अल्ट्रा डिवाइन वाटर के बिना सेंसू बीन्स उगाने की विधि सीख सकें, आप सेंसू बीन्स को विकसित करने में सक्षम नहीं होंगे। कोरिन ने उदासीन रूप से कहा। बेशक, मैं आपको मुफ्त में मदद नहीं करूंगा। जिया ने होई पोई कैप्सूल का एक बॉक्स निकाला और कहा, इन सभी में वह भोजन है जिसे आप खाना पसंद करते हैं। यह आपका पारिश्रमिक है। तो आपने बहुत पहले ही इसकी योजना बना ली थी। कोरिन ने अपनी हथेली चाटी और जल्दी से होई पोई कैप्सूल को अपनी बाहों में प्राप्त किया। लेकिन ये देखते हुए कि हम पुराने दोस्त हैं, मैं आपके इस सरल अनुरोध से सहमत हो सकता हूँ। कोरिन टॉवर में अकेले रहना काफी बोरिंग है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे इस छोटी लड़की को प्रशिक्षित करना है। कोरिन ने जिया के ठिकाने पर ध्यान दिया था जब वह मानव दुनिया में गया और इस छोटी लड़की के चरित्र को समझा। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 119। दूर दूर से आने वाले लोग नॉवल यूएसपी कौन समय उड़ता है गहरे और शांत ब्रह्मांड के भीतर एक और स्थान पर, पूर्वी क्षेत्र का पश्चिमी भाग और ग्रह होंगशान से अज्ञात प्रकाश वर्ष दूर, रहस्यमय शून्य शांत और घुटन भरा था। आसपास के तारों को छोड़कर जो दूर के क्षितिज में जलते रहते हैं, केवल कुछ आवारा ग्रह थे जो अपनी मूल कक्षाओं से भटक गए हैं, शून्य में आंख बंद करके घूम रहे हैं क्योंकि वे नहीं जानते कि वे कब नष्ट हो जाएंगे। यह एक अराजक क्षेत्र है। इस समय कुछ साधारण आकाशगंगा में जो गहरे लाल प्रतिभा का उत्सर्जन करती है, एक नारंगी ग्रह पर एक बड़े पैमाने पर युद्ध जोरों पर था। यह विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ ग्रह की सभ्यता द्वारा एक युद्ध है। एक तरफ युद्ध छेड़ने वाली दो पार्टियां ग्रह के मूल आदिवासी थे। वे पूर्व में ग्रह पर विभिन्न बलों से संबंधित थे, लेकिन जब ग्रह विदेशी दुश्मनों से आक्रमण का सामना कर रहा था तो वे एलियंस के आक्रमण का संयुक्त रूप से विरोध करने के लिए एकजुट हो गए। इस समय युद्ध के मैदान में स्थिति एक गतिरोध में थी। दोनों पक्ष के योद्धा एक दूसरे का सामना कर रहे थे। लाल कवच पहनने वाली आदिवासी सभ्यता और गहरे भूरे रंग के कांटेदार कवच पहने अंतरिक्ष समुद्री डाकू को लाल और भूरे दो अलग अलग शिविरों में विभाजित किया गया था। जैसे जैसे युद्ध जारी रहा, लाल और भूरे दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ जुड़ गए, जैसे दो शक्तिशाली धाराएं इकट्ठी हो गईं। प्रेरणा राजसी थी और बढ़ती धाराएं अब खुद को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती थीं। आदिवासी सभ्यता स्पष्ट रूप से हार रही थी। अंतरिक्ष समुद्री डाकू अपने हाथों में ऊर्जा तोपों को लगातार विस्फोट कर रहे थे और क्रिस्टल स्पष्ट ऊर्जा स्तंभ को बाहों पर ऊर्जा जनरेटर से नॉन स्टॉप बाहर निकाल दिया गया था। एक पल के लिए रेत उड़ गई और पत्थर हवा के माध्यम से चोट लगी। हीटवेव ने लोगों पर दबाव डाला। विस्फोटों की तेज आवाजें अंतहीन थीं। निर्दयी ऊर्जा स्तंभ युद्ध के मैदान में व्याप्त थे। असंख्य 4-5 मीटर लंबे युद्ध महल हिंसक रूप से हिल गए और एक जोरदार धमाके के साथ ढह गए। युद्ध एक विशाल पत्थर रोलर है जो जीवन को निगल जाता है, निर्ममता से जीवित प्राणियों को खा जाता है। एक जंगली जानवर की क्रूर क्रूरता के साथ उसके सामने सब कुछ नष्ट हो जाएगा।
युद्ध जारी रहा। बड़ी संख्या में लोग घूमते हैं और अपने साथियों और दुश्मनों के शरीर पर कदम रखते हैं। दोनों पक्षों के सैनिक ने लगातार लड़ाई जारी रखी। बमबारी और दर्दनाक विलाप की आवाजें फैलती रहीं। यहाँ तक कि 10,000 मीटर की ऊंचाई पर मौत पर संघर्ष करने की चीखें सुनी जा सकती थीं। दोनों युद्धरत पक्षों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि जब वे जमकर लड़ रहे थे तो 1 दर्जन से अधिक आंकड़े ऊंचाई से उनकी लड़ाई को करीब से देख रहे थे। इन लोगों ने काले फ्रिंज युद्ध कवच के साथ गहरे लाल रंग के कपड़े पहने थे और उनके पीछे एक पूंछ थी। पूरी तरह से नया युद्ध कवच नवीनतम तकनीक के साथ बनाया गया था। इसमें बहुत अच्छा लचीलापन है और काले फ्रिंज और गहरे लाल चमक भव्य और महान दिखाई देते हैं। इस समय एक बड़ी और बुरी आकृति ने उसकी थोड़ी को छुआ और दुष्टता से हंसते हुए कहा, इसहाक, नीचे के लोगों का समूह वास्तव में बहुत कमजोर है। इस चाचा को कार्रवाई करने की कोई इच्छा नहीं है। ठीक है, अगर आप कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं तो हमें आपके लिए कार्रवाई करने में खुशी होगी। पक्ष में एक सक्षम दिखने वाले व्यक्ति ने मजाक में जवाब दिया, मत करो, मत करो, मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ। मुझे आखिरकार इतनी कठिनाई के साथ एक मिशन मिला है। अगर मैं कार्रवाई करने में सक्षम नहीं हूँ तो मेरी हड्डियां जम खा जाएंगी। बड़े और बुरे साथी ने बार बार अपने हाथ हिलाए और मजाक उड़ाते हुए कहा, उनमें से कुछ को आखिरकार बाहर लड़ने के लिए बड़ी कठिनाई के साथ एक मिशन मिला। वह दूसरों को अवसर कैसे दे सकता है? उन्होंने कहा, लेकिन गंभीरता से कहूं तो पिछले 2 साल में हमारी युद्ध शक्ति काफी तेजी से बढ़ी है। मैं पहले सिर्फ एक निम्न स्तरीय योद्धा हुआ करता था, अब मेरी युद्ध शक्ति 5000 से अधिक है। अरे, अब ग्रह वेगेटा के वे उच्च स्तरीय योद्धा मुझे नीचा देखने की हिम्मत नहीं करेंगे। सैया ने भावुक होकर कहा, प्लेनेट वेगेटा के युग की तुलना हमारे ग्रह होंगशान से कैसे की जा सकती है? क्या आप जानते हैं कि ग्रह होंगशान पर 10,000 से अधिक युद्ध शक्ति वाले उच्च स्तरीय योद्धा पहले से ही 200 तक पहुंच रहे हैं? नहीं, उन्हें अब एलीट वॉरियर कहा जाना चाहिए। हाँ, हालांकि हमारे पास ग्रह होंगशान पर केवल थोड़ी संख्या में सैयान हैं, उनमें से सभी विशेषज्ञ हैं। उच्च स्तरीय लड़ाकू शक्ति पहले से ही प्लेनेट वेगेटा के समय को पार कर चुकी है। मैंने सुना है कि श्री अद्री और श्री ब्रुक पहले ही 50,000 युद्ध शक्ति तक पहुंच चुके हैं। हो सकता है कि प्लेनेट होंगशान के पास जल्द ही एक नया सुपर वॉरियर होगा। हाँ, ध्यान से सोचने पर हम सैयान की ताकत पहले से ही इतनी मजबूत हो गई है। प्लेनेट होंगशान के साधारण योद्धा का युद्ध कवच लाल काला है और जिया और अन्य जैसे केवल मुट्ठी भर नेताओं के पास चांदी का सफेद युद्ध कवच है। चांदी का सफेद युद्ध कवच एक सुपर योद्धा का प्रतीक है। कहो, जब भविष्य में होंगशान ग्रह पर सैयान की संख्या बढ़ जाती है तो क्या हमें सर जिया, राजा होंगशान को बुलाना चाहिए? बड़े और बूरिश सैया ने मजाक में कहा, राजा होंगशान इतना अश्लील नाम है, मुझे लगता है कि इसे राजा जिया कहा जाना चाहिए। सैयन ने तुरंत खंडन किया, लेकिन क्या वेगेटा ग्रह के हमारे पूर्व नेता को राजा वेगेटा नहीं कहा जाता था? इसलिए अब ग्रह होंगशान पर उन्हें स्वाभाविक रूप से राजा होंगशान कहा जाना चाहिए। हे, राजा वेगेटा की तुलना सर जिया के साथ बराबरी पर कैसे की जा सकती है? इस समय एक बूढ़ा सैयान देखना जारी नहीं रख सका और कहा, वास्तव में राजा वेगेटा अभी भी सैयन के लिए बहुत समर्पित था, लेकिन उस समय सैयान की ताकत बहुत कमजोर थी, तो ये फ्रीजा द्वारा नष्ट कर दिया गया था। जब इसका उल्लेख किया गया तो सभी सैया चुप हो गए। सौभाग्य से वे ग्रह होंगशान में स्थानांतरित करने में सक्षम थे। सर जिया की मदद के लिए धन्यवाद। जब सैयान की ताकत फ्रीजा की सेनाओं के खिलाफ लड़ने के लिए पर्याप्त है तो वे निश्चित रूप से जवाबी हमला करेंगे। ठीक है, तुम इतना क्या सोच रहे हो? सबसे पहले मिशन को हाथ में समाप्त करें। वर्तमान मिशन काफी उच्च मांग में है। चूंकि हमने इसे प्राप्त किया है, इसलिए हमें इसे ठीक से पूरा करना चाहिए, अन्यथा हमें अगली बार मौका नहीं मिलेगा। सैयान में से एक ने वर्तमान स्थिति के बारे में बात की। ये सुनिश्चित करने के लिए कि वे अगली बार भी मिशन प्राप्त कर सकते हैं, वे थोड़ा भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं करते हैं। नीचे दौलतर लोगों पर अंतरिक्ष समुद्री डाकुओं द्वारा हमला किया जा रहा है। हमारा मिशन उन्हें अपने दुश्मनों को हराने में मदद करना है। ये सबसे अच्छा होगा अगर हम अंतरिक्ष समुद्री डाकुओं को मिटा सकते हैं। और यह भी विशेष रूप से मिशन में समझाया गया है कि जितना संभव हो उतना नुकसान को कम किया जाए और ग्रह पर लोगों की मौतों को कम किया जाए, चूंकि यह गुण और पुण्य से संबंधित प्रतीत होता है। वैसे भी यही है, हर किसी को ध्यान देना चाहिए। आखिरकार सैयान एक फाइटिंग रेस है और जब वे कार्रवाई करते हैं तो यह अनिवार्य रूप से अत्यधिक हताहतों का कारण बनेगा। इसलिए जिया ने मिशन में उन पर बड़े पैमाने पर विनाश नहीं करने के लिए नहीं थोपा था। ये तब तक ठीक रहेगा जब तक वे इसे अति नहीं करते हैं। कई दर्जन सैयान ने लड़ाई के लिए कमर कस ली, लेकिन नीचे अंतरिक्ष समुद्री डाकू को मजबूत नहीं माना जा सकता था, इसलिए लड़ाई निश्चित रूप से मजेदार नहीं होने वाली थी। वैसे भी यहाँ तक कि मच्छरों के पास भी मांस होता है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, इसलिए वे इस लड़ाई के मौके को छोड़ने के लिए अनिच्छुक थे। उसी समय पूर्वी क्षेत्र के दूसरी ओर एक शानदार अंतरिक्ष यान मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र से पूर्वी क्षेत्र की ओर उड़ते हुए रवाना हुआ था।
इसका लक्ष्य प्लेनेट होंगशान था। बॉस दुदुजिया, हम अब ग्रह होंगशान के संयन से केवल 9 दिन दूर हैं। पायलट के केबिन के अंदर एक हरे बालों वाले एलियन ने कंट्रोल स्क्रीन को देखा और रिपोर्ट की, हाँ, हम आखिरकार आने वाले हैं। हमने आधे साल से अधिक समय तक उड़ान भरी है, केवल उन लोगों को देखने के लिए जो अभी भी बर्बर सैया हैं। 5 सदस्यीय रक्षा दल के नेता दुदुंजिया ने गोंग जैसी आवाज में बात की। गैलेक्टिक पेट्रोल के मुख्यालय में घुसपैठ करने वाले सयान को सिखाने के लिए दुदुंजिया ने मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र से एक लंबा रास्ता तय किया। क्या अभी भी उसके जैसा कोई मिल सकता है जो गैलेक्टिक पेट्रोल की गरिमा की इतनी रक्षा करना चाहता है? दुदुजिया ने सोचा। बॉस, मैंने सुना है कि हालांकि उत्तरी क्षेत्र में सयान कुख्यात थे, फिर भी उनकी ताकत बहुत अच्छी थी। 5 लोगों में से एक सदस्य ने कहा। आपने जो कहा वह सब अतीत की बात है। अपने ग्रह के विनाश के बाद भी उन सैयों का क्या शेष होगा? हमारे 5 लोगों की युद्ध शक्ति के साथ, यहाँ तक कि जब सैया अपने सबसे समृद्ध समय में थे, तब भी हम सुरक्षित बच निकलने में सक्षम होते। उल्लेख नहीं है। अब एक अन्य सदस्य जैक ने मजाक उड़ाया। दुदुंजिया गार्डियन कोर के सदस्यों के पास 10,000 से अधिक युद्ध शक्ति है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे आत्मविश्वास से भरे हुए थे। हा, जैक सही है। ये छोटे सैया बिल्कुल भी डरावने नहीं हैं। हम उन्हें अपने हाथ के एक फ्लिप से दबा सकते हैं। हालांकि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वे अब गैलेक्टिक पेट्रोल के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए हमें थोड़ा विनम्र होना होगा। दुदुंजिया जोर जोर से हंसने लगी। 9 दिनों के बाद उनके सामने एक नीला शांत दृश्य दिखाई दिया। एक लाल काला ग्रह और एक बर्फीला नीला ग्रह एक दूसरे के चारों ओर घूम रहे थे। चुपचाप एक संकीर्ण कक्षा में घूम रहे थे, जैसे 2 चमकदार मोती एक चमकदार प्रकाश उत्सर्जित कर रहे थे। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 120। क्या कोई होंगशान ग्रह पर आक्रमण कर रहा है? चूंकि सयान ने ग्रह होंगशान के बाहर मिशन करना शुरू कर दिया, इसलिए उनकी उपस्थिति निकट कई स्टारफील्ड में दिखाई देने लगी। एक समय के लिए इसने पड़ोसी छोटी और कमजोर जातियों के बीच आतंक पैदा कर दिया, क्योंकि उन्होंने सयन की नीच प्रतिष्ठा को सुना था और डर था कि सयन आक्रमण करेगा। कुछ देर तक वे डर के मारे कांपते हुए इंतजार करते रहे, लेकिन अपेक्षित आक्रमण नहीं हुआ। उन्होंने महसूस किया कि प्लेनेट होंगशान के सयान अफवाहों से अलग थे, इस प्रकार उन्हें राहत मिली। और कुछ साहसी जातियों ने सयन के संपर्क में आने की भी कोशिश की। संरक्षण स्थिति के समान एक रोजगार संबंध स्थापित किया गया था। इस संबंध में ग्रह होंगशान ने भी उदारतापूर्वक स्वीकार किया और इसके प्रभाव क्षेत्र का विस्तार शुरू हुआ। आखिरकार ग्रह होंगशान पर अभी सयान की संख्या कम थी, इसलिए ऐसी कई जातियां नहीं थीं जो सयन के साथ सहयोग करती थीं। केवल तब से ग्रह होंगशान के पूर्वी क्षेत्र के पास के कई स्टारफील्ड में सयान की प्रतिष्ठा फैलनी शुरू हो गई। पहाड़ों की एक अंतहीन श्रृंखला सीधे आकाश में छेद कर रही थी, और बादलों और धुंध से जुड़ी बर्फ से ढकी चोटियां, दृश्य गहरे और शांत थे। अचानक एक छाया के उतरने से पहले पूरे आकाश में एक गगनभेदी विस्फोट की आवाज फैल गई। बादलों के बीच से गुजरने के बाद एक अंतरिक्ष यान धीरे धीरे नीचे उतरा। गड़गड़ाहट की आवाज ने अचानक शांति भंग कर दी। गू गू गू। पर्वत श्रृंखला के हरे भरे जंगल में पक्षियों का विशाल झुंड चकित था। एक जानवर जैसा दिखने वाला एक शानदार गहरा सुनहरा अंतरिक्ष यान जो प्राचीन काल से उभरा था, सीधे पर्वत श्रृंखला पर दबाव डालता है। भयंकर कपकपी के साथ जमीन अचानक नरम कीचड़ की तरह नीचे धंस गई और पेड़ सीधे नीचे झुक गए और टूट गए। अंतरिक्ष यान के रुकने और स्थिर होने के बाद केबिन के दरवाजे से 5 मजबूत और मांसपेशियों वाली आकृति उभरी। खांसी, इस ग्रह होंगशान की हवा काफी अच्छी है। ये समझना मुश्किल है कि उन सैयों ने अभी तक इस ग्रह के पर्यावरण को कैसे नष्ट नहीं किया है। कैप्टन दुदुजिया ने होंगशान ग्रह की हवा में सांस ली और भावनाओं से आह भरी। उनकी नजर में सयान एक असभ्य और असभ्य जाति थी। वे ग्रह जो वे अभियान के लिए गए थे, उनमें से एक युद्ध के बाद तबाही से भरा नहीं था और पर्यावरण बहुत खराब नहीं हुआ था। लेकिन इस ग्रह होंगशान ने अभी भी अपने प्राचीन दृश्यों को संरक्षित किया है, जिससे वह कुछ हद तक चौंक गया है। हाँ, आखिरकार सयान को जीवित रहने के लिए इस ग्रह पर भरोसा करना पड़ता है, इसलिए उन्हें कुछ प्रतिबंधों के अधीन किया जा सकता है। टीम के साथी जैक ने जवाब दिया। दुदुजिया ने सिर हिलाया और फिर से आसपास के दृश्यों को देखा। यह एक बुरा ग्रह नहीं है। ये कुछ हद तक अफसोस की बात है कि इस पर सैया का कब्जा है। इस समय एक हरे बालों वाले एलियन सेजिन, जो टोही उपकरणों के प्रभारी थे, ने अपने हाथों में डिटेक्टर संचालित किया और जब पता लगाया गया डेटा प्राप्त हुआ तो उन्होंने कहा 6768 किलोमीटर के व्यास के साथ ग्रह होंगशान में मानक गुरुत्वाकर्षण 12 गुना है और महासागर क्षेत्र लगभग 67% है और शेष 33% के हिस्से में ध्रुवीय ग्लेशियर हैं, जबकि रहने के लिए उपयुक्त क्षेत्र 21% है। ये प्रजातियों की विविधता को गुना करने के लिए एक बहुत ही मानक पैरामीटर है और अधिकांश ग्रह जिनके पास जीवित प्राणी और प्रचुर मात्रा में खाद्य श्रृंखला है, इस पैरामीटर के बारे में उतार चढ़ाव करते हैं।
12x गुरुत्वाकर्षण। दुदुंजिया आश्चर्यचकित था और उसने अपनी इंद्रियों के माध्यम से होंगशान ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण को महसूस किया। ये वास्तव में 12x गुरुत्वाकर्षण है, फिर भी इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एलियंस, उनके जैसे, जिनके पास 10,000 से अधिक युद्ध शक्तियां हैं, आमतौर पर तुलनात्मक रूप से बहुत अधिक गुरुत्वाकर्षण वाले ग्रहों पर रहते हैं। ग्रह होंगशान का गुरुत्वाकर्षण उनके लिए बहुत आश्चर्य की बात नहीं थी। अरे सेजिन, जल्दी से सैया की स्थिति की जांच करें, मेरे हाथों में खुजली हो रही है। साइड में जैक हंसा और बोला, हाँ, सयान की स्थिति की जांच करो। हालांकि वे अब गैलेक्टिक पेट्रोल के साथ एक सहकारी संबंध में हैं, हमें उन्हें गैलेक्टिक पेट्रोल की ताकत के बारे में बताना चाहिए और उन्हें बहुत अभिमानी नहीं होने देना चाहिए। अफुदे नामक एक अन्य सदस्य चिल्लाया। वह दुदुंजिया के रक्षा दस्ते में युद्ध का सबसे आदी था। हरे बालों वाले एलियन सेजिन ने अपना सिर हिलाया और कलाई घड़ी प्रकार डिटेक्टर को समायोजित किया। बीप बीप इलेक्ट्रॉनिक ध्वनियों के साथ प्रदर्शन स्क्रीन पर सयान के डेटा की एक श्रृंखला दिखाई दी। ये सिर्फ इतना है कि संख्याएं थोड़ी गड़बड़ थीं, लगातार उछल कूद कर रही थीं और चमकदार दिख रही थीं, वे अजीब लग रही थीं। उनमें से दर्जनों संख्याएं और भी अजीब थीं, कभी कभी बढ़ रही थीं और कभी कभी गिर रही थीं। अचानक उनमें से कई संख्याएं आसमान छूने लगीं, डिटेक्टर की सीमा से अधिक। रंबल, डिटेक्टर ने अपने संचालन के सीमा से परे जाने के कारण काला धुआं उत्सर्जित किया और जल गया। क्या हुआ? डिटेक्टर कैसे जल गया? दुदुंजिया जोर से चिल्लाया। ये डिटेक्टर एक नया उत्पाद था जो उन्हें गैलेक्टिक पेट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से प्राप्त हुआ था। इसकी तकनीक बेहद उन्नत थी और ऊपरी सीमा युद्ध शक्ति को लगभग 50,000 माप सकती है, लेकिन फिर इतना उन्नत डिटेक्टर कैसे जल गया? स्पष्ट नहीं है, ये डिवाइस की खराबी हो सकती है। हैरान, सेजिन ने अपना सिर हिला दिया। TCH उच्च तकनीक सामान वास्तव में अविश्वसनीय है। उन्होंने स्पष्ट रूप से इस संभावना के बारे में नहीं सोचा था कि गणना लक्ष्य डिटेक्शन रेंज से ऊपर था, जिससे डिटेक्टर जल गया, क्योंकि सयान अपने सबसे समृद्ध समय के दौरान इसे पूरा नहीं कर सका। यह वर्तमान बचे हुए रिफ रैफ इसे कैसे पूरा कर सकते हैं? पहले स्क्रीन पर दिखाई देने वाले अजीब गिब्बेरिश नंबरों की श्रृंखला के साथ जुड़ते हुए उनके दिल ने निष्कर्ष निकाला कि डिवाइस खराब हो गया है, लेकिन वे कभी नहीं सोचेंगे कि स्क्रीन पर दिखाई देने वाला हर डेटा वास्तविक था, और यह कि लगातार बदलते डेटा उन संयों के परिणाम के कारण था जो अपनी KI को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। बॉस, हम आगे क्या करेंगे? डिटेक्टर के बिना हमारे पास सयान की स्थिति का पता लगाने का कोई तरीका नहीं है। वीस, जो हमेशा समझदार थे, ने दुदुंजिया की ओर देखा। ये वास्तव में संभालना मुश्किल है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कई और डिटेक्टर लाता। दुदुंजिया ने हाथ हिलाया और कहा, अब हम केवल धीरे धीरे जांच कर सकते हैं। सौभाग्य से ये ग्रह होंगशान बड़ा नहीं है। अगर हम कुछ समय बिताते हैं तो सैया के निशान ढूंढना संभव होना चाहिए। हंसना वास्तव में एक बुरी शुरुआत। इसके बारे में क्या? हम सभी अलग अलग दिशाओं में खोज करेंगे। एक बार जब हमें सयान के निशान मिल जाते हैं तो तुरंत सभी को सूचित करने के लिए कम्युनिकेटर का उपयोग करें। दुदुंजिया ने थूक दिया। वे अब केवल सबसे बेवकूफ तरीका इस्तेमाल कर सकते थे। हाँ, सभी जवाब में चिल्लाए। यहाँ तक कि अगर वे अकेले कार्य करते हैं तो वे बिल्कुल डरते नहीं थे, क्योंकि उनमें से प्रत्येक के पास 10,000 से अधिक युद्ध शक्ति है और ब्रह्मांड में एक असाधारण विशेषज्ञ थे। इसलिए 5 लोगों को अपना काम सौंपा गया और उन्होंने अलग अलग दिशाओं में सयन के निशान की खोज की। उसी समय जब दुदुंजिया का अंतरिक्ष यान ग्रह होंगशान के वायुमंडल में प्रवेश किया तो गार्डियन कॉर्प्स अवलोकन केंद्र में निगरानी प्रणाली में फीदिया लोगों ने पहले ही अपनी उपस्थिति का पता लगा लिया था। जब ग्रह होंगशान में प्रवेश करने वाले 5 अपरिचित ऊर्जा स्रोतों को 10,000 ऊर्जा से ऊपर पाया गया तो गार्डियन कॉर्प्स अवलोकन केंद्र के अलार्म ने अचानक बस तत्काल ध्वनि जारी की। प्लेनेट होंगशान के गार्डियन कॉर्प्स के सदस्य, जो अभी भी शहर के विभिन्न हिस्सों में थे, नियमित प्रशिक्षण कर रहे थे। जब उन्हें चेतावनी अलार्म सिग्नल मिला तो वे सभी दंग रह गए। क्या किसी ने होंगशान ग्रह पर आक्रमण किया है? उनके चेहरे के भाव थोड़े मजाकिया हो गए। आमतौर पर अगर सयान दूसरों पर आक्रमण नहीं करते हैं तो उन्हें आभारी होना चाहिए, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उन्होंने होंगशान ग्रह पर आक्रमण करने की हिम्मत की। novelUSB.com तुरंत उनके चेहरे खुशी से झूम उठे। किसी ने होंगशान ग्रह पर आक्रमण किया। क्या ये गार्डियन कॉर्प्स की क्षमता दिखाने का समय नहीं है? इसलिए ये सयान जो ग्रह होंगशान पर रहे हैं और मिशन के लिए रवाना नहीं हुए हैं, उत्साहित महसूस कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी तंग हड्डियों और मांसपेशियों को फैलाना शुरू कर दिया और ऊर्जावान रूप से गार्डियन कॉर्प्स अवलोकन केंद्र की ओर दौड़ पड़े।